हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। आज मॉर्निंग में हम लोगों ने बेटा यकीन बैच की आज पहली क्लास करी थी। बट आपने देखा था बेटा लाइव क्लास के अंदर थोड़े से वॉइस इश्यूज की वजह से बीच बीच में रुक के हमने बेटा पढ़ाई करनी पड़ी थी। तो कंटिन्यूटी एक फ्लो बेटा आपका टूट रहा था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर से उस लेक्चर को रिकॉर्ड किया है, ताकि बिना रुके टुके एक फ्लो में बेटा आप आज के पूरे लेक्चर को अच्छे से कर सको। तो एंड तक बहुत ध्यान से देखना। अगर कुछ पार्ट आपका मिसिंग रह गया था या वॉइस के प्रॉब्लम से किसी पार्ट को समझ नहीं पाए थे, तो अब बहुत अच्छे से बेटा वो समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आराम से देखना। और मैं बता रहा हूं आज का जो लेक्चर है ये मोल कॉन्सेप्ट का पहला चैप्टर है बेटा, और पहले चैप्टर का ही पहला लेक्चर है। तो ये बेटा आधार है आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आता है तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत आसानी हो जाएगी, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा टेंशन। ठीक है, तो एंजॉय करो, सिट बैक एंड रिलैक्स और बेटा अच्छे से देखना। बहुत अच्छे से अपन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बस लेक्चर को कंटिन्यूटी में देखना और एंड में बेटा जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनको तो बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद आप देखोगे उंगलियों पे आपसे बेटा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो शुरू करें अपन लोग। चलो शुरू करते हैं, दिल थाम के बैठो और एंजॉय करते हैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ाई को। तो बेटा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो नाम है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। इस लेक्चर में हम क्या क्या आज कवर करने जा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, भी एनसीईआरटी में इसी नाम से दिया हुआ है भैया। तो इसके आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एटॉमिक वेट निकालना सीखेंगे। जो चीज आप आज तक रटते आए हो, एटॉमिक वेट आप याद करते हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट, आज उसको याद नहीं करेंगे। वो कैसे निकलता है वो आज अपन सीख लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नीट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। उसके अलावा दूसरी चीज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे एएमयू और ग्राम का पंगा। अब एएमयू और ग्राम में क्या इशू है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग करने। ठीक है बेटा, उसके बाद मोल, क्योंकि बेटा मोल आपको हमेशा से ट्रबल करता रहा है, क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है, तो आज के बाद वो दिक्कत नहीं। ठीक है, मोल को अच्छे से करेंगे अपन। और फिर एंड में मैं कराऊंगा आज एवरेज एटॉमिक वेट का कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। बस आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूंगा बेटा, अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से समझा तो आप देखोगे मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स आपसे बहुत आसानी से बने, उंगलियों पे बनाओगे बिना पेन पेपर। हाँ? चलो तो शुरू करते हैं। और हमारा बेटा आज का जो पहला लेक्चर है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में सबसे पहला आपके मन में क्वेश्चन यही उठता है कि सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, बट सर केमिस्ट्री होती क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले अपन केमिस्ट्री के बारे में ही जान। आप लोगों ने मैटर सुना है ना, मैटर क्या होता है, मैटर बताओ, सोचो मन में, सोचो, आंसर करो मन में। आपने बचपन से सुना है मैटर कोई भी एक ऐसी चीज है जिसका कुछ मास है, कुछ वजन है और वो कुछ वॉल्यूम घेर रहा है। ऐसी किसी भी चीज को हम लोग मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर देख रहे हो ना, मेरे हाथ में मार्कर है, इसका कुछ वजन है ना और ये कुछ वॉल्यूम भी घेर रहा है, तो ये भी मैटर कहलाएगा। मैं दीपक वशिष्ठ, मेरा कुछ वजन है ना और मैं कुछ वॉल्यूम भी घेर रहा हूं, तो बेटा मैं भी मैटर हूं। आपके हाथ में जो मोबाइल है उसका वजन है, वॉल्यूम घेर रहा है, तो वो भी मैटर है। तो सुन लो ध्यान से, मैटर की ही डिटेल्ड पढ़ाई को हम केमिस्ट्री बोलते हैं। बोलो पहली चीज अच्छे से समझ में आ गई, व्हाट इज केमिस्ट्री। मैटर की डिटेल्ड पढ़ाई को ही हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब भाई इस जिस चीज को हमने हिंदी में समझा है इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। लिखे बोलो, चलो अपन लोग लिखते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट जो हम आज सीखे हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो बेटा हम लोग लिखते हैं, आराम आराम से लिखते हैं, सुंदर राइटिंग के साथ। ठीक है, केमिस्ट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर। तो आज की क्लास का पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया, केमिस्ट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मैटर एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। अगर केमिस्ट्री को हमें जानना है तो हमें बेटा मैटर को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। और मैटर को बेटा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, मतलब लॉजिकल कोशिश, जिसको बहुत सारे लोगों ने माना, बेटा वो कोशिश करी थी डाल्टन ने। ठीक है, तो डाल्टन ने ऐसा क्या बोला भाई मैटर के बारे में, तो डाल्टन ने बेटा ये बोला कि जो भी मैटर है ना दुनिया में, जो भी आप देख रहे हो या नहीं भी देख रहे हो, यस बेटा,
मैटर ऐसा भी होता है जो नहीं दिखता है, तो सर एयर, एयर का कुछ मास है नहीं है, एयर बनी हुई है O2 और N2 की मेजोरिटी में, है ना, N2 और O2 की। तो बेटा एयर का वजन होता है, अरे होता है भैया, और वॉल्यूम भी घेर रही है एयर, एयर दिख तो नहीं रही बट बेटा ये भी मैटर, ठीक है। तो मैटर दिखता भी है ज्यादातर और बेटा नहीं भी दिखता है अपन को मैटर, क्लियर हुआ। तो मैटर के बारे में डाल्टन ने ये बोला कि दुनिया में जो भी मैटर है ना, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, हर मैटर, ये मार्कर भी डाल्टन के अकॉर्डिंग बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, डाल्टन के अकॉर्डिंग मैं भी बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स का बना, डाल्टन के अकॉर्डिंग गोल्ड, अरे सोना, गोल्ड भी बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स, और डाल्टन ने छोटे छोटे पार्टिकल का एटम। तो बेटा अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैटर को पढ़ना पड़ेगा, और मैटर बना हुआ है एटम का, तो अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो पहले एटम को पढ़ना पड़ेगा, अरे है कि नहीं, क्योंकि अगर एटम के बारे में सब कुछ जान जाओगे तो मैटर के बारे में जान जाओगे, एटम का बना हुआ है और मैटर को जानना ही तो केमिस्ट्री है। क्लियर हो गया अच्छे से, तो यस, तो मेरे बेटा तो डाल्टन ने प्रपोज किया कि जो मैटर है वो एटम्स का बना हुआ है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अरे इतने या में इससे और कोई छोटी चीज हो ही नहीं सकती, मतलब एटम को और छोटे हिस्सों में तोड़ा ही नहीं जा सकता, ऐसा कहा था डाल्टन ने। क्लियर हो गया यहां तक, तो चलो इसी बात को हम लोग बेटा फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। डाल्टन प्रपोज्ड दैट, ठीक है, बहुत ध्यान ध्यान से करो बेटा, नोट्स बनाते चलो साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि वो नोट्स आपके हमेशा काम आए, जब भी रिवीजन करनी होगी ना बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो डाल्टन प्रपोज्ड दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ, मैटर बना होता है वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का, और कितने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको और छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो डाल्टन प्रपोज दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कॉल्ड एटम्स। यहां तक क्लियर हो गया मेरे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब भाई तो हमें अभी तक की इस पढ़ाई से ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, तो इस पढ़ाई से हमें एक रिलेशन निकालते हैं, आओ मिलके, पूरा फोकस यहाँ करो, ठीक है भाई। केमिस्ट्री किस चीज की पढ़ाई है, जल्दी से बताओ, केमिस्ट्री किस चीज की पढ़ाई है, मैटर की, अरे पहली स्टेटमेंट तो यही सीखी है ना, केमिस्ट्री पढ़ाई है मैटर की, और मैटर किसका बना हुआ है भाई, मैटर बना हुआ है किसका, एटम्स का। तो अगर हमें केमिस्ट्री को समझना है तो मैटर को जानना होगा, और मैटर बना है एटम का, तो अगर मैटर को जानना है तो पहले एटम को जानना पड़ेगा। अरे आगे नहीं आया समझ में, तो अल्टीमेटली अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से जानना है तो आपको एटम्स को अच्छे से जानना होगा, एटम की सारी प्रॉपर्टीज को जानना होगा, ठीक है। तो बेटा हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं केमिस्ट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ एटम्स एंड ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटा को, यस। तो बेटा हम दूसरे शब्दों में यह भी लिख सकते हैं केमिस्ट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ एटम्स एंड ऑल ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, एटम्स एंड ऑल ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। क्लियर हुआ यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा समझ में आया क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एटम को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एटम की सारी प्रॉपर्टीज को जानना होगा। अब तुम सोच रहे हो सर एटम की प्रॉपर्टीज मतलब, एटम की प्रॉपर्टीज मतलब जैसे एटम का वेट, एटम का साइज, एटम का स्ट्रक्चर, एटम का वॉल्यूम, ये सारी होती हैं एटम की प्रॉपर्टी। तो चलो अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो मतलब एटम की प्रॉपर्टीज को जानना होगा, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जानते हैं एटम का वेट कैसे निकाला जाता है, और एक एटम के वजन को ही हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। तो अब एटॉमिक वेट कैसे निकाले जाते हैं, एक एटम का वजन कैसे निकाला जाता है, इसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ें। शुरू करें। अब तुम कहोगे यार तुम्हारे मन में एक वो उठ रहा है, एटॉमिक वेट तो हमने याद किए हैं, यस याद किए हैं बेटा। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना याद कराया गया है, 16 याद कराया गया है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना याद कराया, 14। तुम्हारे मन में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि सर ये ऐसे क्यों,
इनको ऐसे याद क्यों करना? अरे भैया आज मैं समझाऊंगा वो आते कैसे हैं। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया होगा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 क्यों, नाइट्रोजन का 14 क्यों? तो मैं अभी आपको प्रूव करता हूँ वो कैसे निकालते हैं। और ये पहली पढ़ाई है, नीट के सिलेबस का पहला टॉपिक है। शुरू करें? यस मेरे बेटा शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कि हम एटम का वेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो चलो इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछ, मान लो आपको मेरा वेट नाप, मतलब आपको मेरा वजन निकालना था, तो आपने कैसे निकाला? चलो मैं एक बेसिक फंडा बताता हूँ। आज के बाद ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज आपको नापनी है ना, तो सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड मानना। चल फिर से रिपीट करता हूं, दुनिया में कोई भी चीज अगर आपको नापनी है तो सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड मानना पड़ता है। अब मान लो जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा वजन नापो, आपने मेरा वजन कैसे नापा? बेटा मेरा वजन नापने के लिए पहले साइंटिस्ट लोगों को मिलजुल के एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा वजन नापने के लिए सारे साइंटिस्ट मिल बैठे और मिल के उन्होंने डिसाइड किया कि इतना बड़ा लोहे के टुकड़े के वजन को पूरी दुनिया 1 किलो बोलेगी। अरे 1 किलो का बाट देखा है ना तुमने? भगवान जी ने लिख के भेजा है क्या 1 किलो है? नहीं, साइंटिफिक कम्युनिटी स्टैंडर्ड मानती है। ठीक है, तो भैया दुनिया के सारे साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि इतने बड़े लोहे के टुकड़े का वजन 1 किलो होगा। ठीक है, मान लिया इसको, इस वजन को 1 किलो बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आपको मेरा वजन नापना था। आपने मेरा, मैं बताता हूं, आपने मेरे वजन को इस स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया और आपने देखा दीपक वशिष्ठ का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 70 गुना है। भाई रिलेट करा ना आपने, और आपने देखा दीपक वशिष्ठ का वजन इस स्टैंडर्ड के वजन का 70 गुना है। तो आपने बोला सर आप 70 किलोग्राम के हो, ये किलोग्राम यूनिट क्यों लगाई है? क्योंकि हमने किलोग्राम के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया है मेरे बेटा। क्लियर हो गया? पक्का? बहुत बढ़िया। तो सेम वे, जैसे मेरा वेट नापने के लिए आपको स्टैंडर्ड मानना पड़ा था ना किलोग्राम, सेम वे अगर आपको एटम का वेट नापना है तो वहां भी एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा मेरे बेटा। अब आप कहोगे सर वेट का तो स्टैंडर्ड पहले से ही माना हुआ है 1 किलोग्राम, अब एटम के वेट के लिए आप नया स्टैंडर्ड क्यों मान रहे हो? तो चल मैं बताता हूं बेटा, एक एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि एक एटम तो क्या, मैं 1 करोड़ एटम भी चिपका के रख दूंगा ना तब भी आप अपनी आंख से देख पाओगे। अरे एक एटम तो देखने की बात छोड़ो, 1 करोड़ एटम भी अगर मैं चिपका के रख दूंगा ना तुम अपनी आंख से नहीं देख पाओगे, इतना छोटा होता है एक एटम। अगर मान लो एक एटम का वजन नापने के लिए अगर स्टैंडर्ड 1 किलो होता तो क्या मेरे बेटा कंपेयर कर पाते आप एक एटम के वजन को इस स्टैंडर्ड से? अरे नहीं, एक एटम बहुत छोटा है, उसका वजन बहुत कम है और उसके मुकाबले ये जो स्टैंडर्ड है 1 किलोग्राम बहुत बड़ा होगा यार, है कि नहीं? तो इसीलिए एटम का वजन निकालने के लिए 1 किलोग्राम एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है, ये कंपेरेबल नहीं है क्योंकि एटम बहुत बहुत छोटा होता है। तो एटम का वजन निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा बेटा वो स्टैंडर्ड बहुत छोटा वजन होना चाहिए, एटम के ही वजन के मुकाबले का। क्लियर हो गया? ताकि हम एटम के वजन को उसके स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर कर पाए। क्लियर? ठीक है जी। अब एटम का वजन नापना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, एटम का वजन नापने के लिए सारे साइंटिस्ट लोग इकट्ठे मिल बैठे और मिलके इन्होंने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया बेटा। क्या डिसाइड किया? एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया और इस स्टैंडर्ड को नाम दिया मेरे बेटा एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम दिया मेरे बच्चे? एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम प्यार से एएमयू बोलते हैं बेटा। क्या बोलेंगे? एएमयू, या आजकल इसी एएमयू को हम बोलने लगे हैं बेटा यूनिफाइड मास। क्या बोलने लगे हैं? यूनिफाइड मास। एएमयू ना दिखा के आप डायरेक्ट यू से भी दिखा सकते हैं, तो बात मेरे बेटा सेम है। पक्का? तो आज के बाद कोई पूछे एटम का वजन, भाई जैसे मेरा वजन नापने का स्टैंडर्ड तो क्या है? मेरा वजन, बड़ी चीजों का वजन नापने का जो स्टैंडर्ड है वो 1 किलोग्राम। ठीक है, एटम्स का वजन निकालने का जो स्टैंडर्ड है वो मेरे बेटा 1 AMU कहलाता है। क्लियर हो गया? अब सर ये क्या है सर, किसको माना 1 AMU? अब मुझे बताओ, अरे कुछ वजन ही होगा ना क्योंकि एटम का वजन नापना है।
तो भाई जो स्टैंडर्ड होगा वो भी कुछ वजन ही होगा ना। अब तुम मुझे बताओ लॉजिकली सोच के, ये बहुत बड़ा वजन होना चाहिए या बहुत छोटा वजन होना चाहिए? बहुत छोटा वजन होना, एटम के ही वजन के मुकाबले का, ताकि हम कंपेयर कर पाए यार। तो ठीक है, दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिल बैठे और मिल के इन्होंने डिसाइड किया स्टैंडर्ड। तो क्या, बहुत ध्यान से देखना, एक कार्बन एटम लिया इन्होंने। क्या लिया? एक कार्बन एटम लिया। अरे उसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना। अरे एक कार्बन एटम लिया, उसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा ना। अब मुझे बताओ, बहुत बड़ा वजन होगा या बहुत बहुत छोटा वजन होगा? अरे बहुत छोटा वजन होगा। एक एटम है ना, दिखता भी नहीं है, इतना छोटा है, तो एक कार्बन एटम का वजन बहुत कम होगा ना। और इस वजन का भी 1/12वां हिस्सा, इस एक कार्बन एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा जो वजन होगा, इस वजन को इन्होंने स्टैंडर्ड माना एटम्स का वेट कैलकुलेट करने। और इसी वजन को हम बोलते हैं 1 AMU। तो पहला क्वेश्चन आपको किताबों में यही दिखेगा, व्हाट इज 1 AMU? तो बता दोगे व्हाट इज 1 AMU? एटम्स का वजन निकालने का स्टैंडर्ड है। और ये कितना वजन है, जल्दी बताओ कितना वजन है? एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा है ये। दिस इज 1 AMU। क्लियर हो गया मेरे बेटा जी? यहां तक क्लियर है तो यस 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 यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आपने निकाल तो लिया कि भाई ये होता है 1 AMU। अब एटम का वजन कैसे निकालोगे सर? तो चलो आओ, स्टैंडर्ड मान लिया, अब एटम का वजन निकालना सीखते हैं, एटॉमिक वेट निकालना सीखते हैं। तो अब सब लोग बहुत ध्यान से देख, किसी भी एटम का वजन निकालने से पहले फिर से रिपीट करो मेरे साथ। मेरा वजन कैसे निकाला था? आपने मेरे वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया था। सेम वे है ना, बिल्कुल सेम वे। किसी भी एटम का अगर वजन निकालना है तो उस एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे मेरे बच्चों। जैसे मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, करके दिखाता हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एटॉमिक वेट, ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं यार, है ना, थोड़ा सा मस्त वाला कलर होना चाहिए। हाँ, अब मैं आपसे कहता हूं कि ऑक्सीजन के एक एटम का वजन निकालो। एक एटम के वजन को ही अपन बोलते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का वजन निकालना है। कैसे निकालेंगे मेरे बेटा, कैसे निकालेंगे? मेरा वजन कैसे निकाला था, फिर से आओ, कैसे? मेरे वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया था। सेम वे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, तो चलो आ जाओ। तो ऊपर में क्या लिखेंगे? वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। बहुत बढ़िया। और उसको हम कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड के वजन से। व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड है 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बहुत बढ़िया बेटा। अब सर ये कंपैरिजन कैसे होगा? ये तो समझ में आ गया, आपने ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट निकालना था, तो एक ऑक्सीजन एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से हमने कंपेयर किया। क्लियर? बट सर ये कैसे होगा कंपैरिजन? ओ बेटा, ये मैथमेटिकली ऐसे यहां नहीं कर सकते। सो एक मशीन होती है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जब कॉलेज में जाओगे ना तो वहां पे लैब में मिलेगी आपको मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसी मशीन है जो दो एटम्स के रिलेटिव मासेस को निकाल देती है बेटा आराम से। ठीक है, हाँ। अब बेटा, जब मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब कंपेयर किया गया एक ऑक्सीजन एटम के वजन को इस वजन के मुकाबले, तो देखा गया एक ऑक्सीजन एटम का वजन इस वजन के मुकाबले 16 गुना आता है। ये एक्सपेरिमेंटली ही किया जा सकता है बेटा। ठीक है, तो देखा गया है ऑक्सीजन के एक एटम का वजन इस वजन का 1 AMU, मतलब 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एंड 12 एटम का 16 गुना आता है। कितना आता है मेरे भाई साहब? 16 गुना। तो हमने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 क्या? 16 AMU। यूनिट जरूर लगाना, तुम यूनिट नहीं लगाते हो क्योंकि आप 1 AMU से कंपेयर कर रहे हो। अरे मेरे को कंपेयर किया था किलोग्राम से, मेरे को कंपेयर किया था किलोग्राम से, तो आपने यूनिट लगाई किलोग्राम मेरे वजन की। ऑक्सीजन के एटम का जब वजन निकाल रहे हो तो बेटा आप किससे कंपेयर कर रहे हो? 1 AMU से, तो इसलिए यूनिट लगेगी वजन की, एटम का वजन निकालने में AMU। क्लियर हो गया? तो ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 AMU आया। तो बेटा जो भी एटॉमिक मास याद कराए गए हमेशा ध्यान रखना, वो मेरे बच्चे इसके रेस्पेक्ट में आपको याद कराए गए हैं 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब जो भी एटॉमिक मास आपको याद है उनका मतलब समझ में
है ना मेरे बेटा। बताओ अब, चलो तुम मुझे बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना याद कराए? 14। 14 क्या? 14 AMU, है ना। अब उसका मतलब समझ में आया? नाइट्रोजन के एटॉमिक मास को 14 AMU बोलने का मतलब, नाइट्रोजन के एक एटम का वजन इस वजन का 14 गुना आया होगा, तभी नाइट्रोजन का एटॉमिक 14 AMU। क्लियर हुआ? ऐसे ही आयरन का एटॉमिक मास आपने कितना याद कराया गया है आपको? 56, 56। 56 क्या? AMU। मतलब समझ में आया? जब एक्सपेरिमेंटली हमने करके देखा होगा तो आयरन के एक एटम का वजन इस वजन का 56 गुना आया होगा। दैट्स व्हाई आयरन का एटॉमिक वेट बोला जाता है 56 AMU। सच्ची बोलो, आपको मेरे बेटा आ गया नहीं आ गया? एटॉमिक मास कैसे निकलते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली ही निकलते हैं बेटा, मास स्पेक्ट्रोमीटर। बट एक एलिमेंट है जिसका तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। यस, यहीं पे मैथमेटिकली अपन लोग प्रूव कर सकते हैं। बोलो दिखाऊं? चलो अब ध्यान से देखना। कार्बन का बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास आपको कितना रटवाया गया है? जल्दी बोलो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना रटवाया गया? जल्दी बोलो, सबकी आवाज आनी चाहिए। अरे 12, है ना, 12 AMU। प्रूव कर दूं? बोलो। उसको तो मैं अभी यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ, करूं? चलो प्रूव करते हैं बेटा, ठीक है। तो चलो मैं आपको कार्बन का एटॉमिक मास जो 12 रटवाया गया है मैं प्रूव कर देता हूं। अब आपको कार्बन का एटॉमिक मास निकालना है, कार्बन के एक एटम का वजन। कैसे निकालोगे? कार्बन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करोगे ना, है ना। तो चलो करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, कार्बन का अगर एटॉमिक मास निकालना है तो कार्बन के एक एटम के वजन को आप स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे। एंड स्टैंडर्ड क्या होता है मेरे बेटा? 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब जो भी ये आएगा मेरे बेटा वो कार्बन का एटॉमिक वेट होगा, क्योंकि कार्बन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर किया है हमने। पक्का? अब देखो, अब मेरे बेटा वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम तो सेम ही होगा ना, एक कार्बन एटम का वजन। हाँ, 12 देखो बेटा पलटी मार के ऊपर आ जाएगा, 1/12। तो मेरे बेटा लो जी, कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया? लो जी, प्रूव हो गया 12 AMU। तो कैसे निकलते हैं एटॉमिक मास? दिल पे हाथ रख के बोलो, समझ में आया? जो भी एटॉमिक मास आपको याद कराए गए हैं बेटा वो इसके रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं। इस वजन को हम बोलते हैं 1 AMU। क्या है 1 AMU? समझ में आया? एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब एक मजेदार बात करते हैं, करें? करें? तुम लोगों के मन में बचपन से डाउट है, सर कार्बन ही क्यों लिया? अरे बोलो, आ रहा नहीं आ रहा मन में डाउट? सर स्टैंडर्ड में कार्बन ही क्यों लिया साइंटिस्ट ने, हाइड्रोजन क्यों नहीं ले लिया? का रीजन दे दूं? कई सारे रीजन है इसके, बट पहले शुरुआत धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी पढ़ाई वैसे वैसे रीजन देता जाऊंगा किसी को क्यों लिया। तो पहला रीजन जो अभी तक आपको समझ में आ सकता है, समझाऊं? समझो। अब मुझे तुम लोग एक चीज बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 याद करना या 16 ऑब्वियस है, 16 याद करना आसान है ना। फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखना बड़ा मुश्किल है यार। ऐसी बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 याद रखना आसान है या 14.234 याद रखना आसान है? जल्दी बोलो। अरे 14 याद रखना आसान है ना, होल नंबर। हाँ, ये वन ऑफ द कारण है। अब सुनो बहुत ध्यान से, पहले ना शुरू में, सबसे शुरू में इसको स्टैंडर्ड नहीं माना, हाइड्रोजन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड माना गया था। हाँ, सबसे शुरू में ना हाइड्रोजन के एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड माना था। क्या भाई, अब हाइड्रोजन का एक एटम हो गया स्टैंडर्ड। अब बेटा कैसे निकालेंगे एटॉमिक मास? अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के एक एटम का वजन है तो ऑक्सीजन का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन के एक एटम के वजन को कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के एक एटम के वजन से। तो इन्होंने किया और इन्होंने देखा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हाइड्रोजन के एक एटम के वजन का एग्जैक्ट 16 गुना नहीं आया, 16.139 गया। प्रॉब्लम यही आ रही थी मेरे बेटा, हाइड्रोजन के एक एटम के वजन को अगर स्टैंडर्ड मान रहे थे तो मेरे बेटा कंपेयर करने पर एग्जैक्ट होल नंबर नहीं आ रहे थे, फ्रैक्शनल नंबर आ जा रहे थे। बट दुनिया के सभी एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं उनका वजन जब इससे कंपेयर किया गया तो उन एटम्स का वजन इस वजन के मुकाबले एग्जैक्ट होल नंबर मल्टीपल आ रहा था मेरे। तो दैट्स व्हाई दिस वाज टेकन एज ए स्टैंडर्ड। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया?
हाइड्रोजन को क्यों रिजेक्ट किया गया? हाइड्रोजन के एक एटम के वजन को जब स्टैंडर्ड आना तो दुनिया के किसी भी एटम का वजन उससे कंपेयर करने पर एग्जैक्ट होल नंबर मल्टीपल नहीं आ रहा था, फ्रैक्शनल आ रहा था, जिसको याद रखना आसान नहीं है। परंतु जब ये लिया गया एक कार्बन 12 एटम के वजन का 1/12वां हिस्सा और इस वजन से दुनिया के बाकी एटम्स के वजन को जब कंपेयर किया तो उनका वजन इसके वजन का एग्जैक्ट होल नंबर मल्टीपल आ रहा था, जो कि याद रखना आसान है। पहला कारण समझ में आया, इसी को क्यों माना गया स्टैंडर्ड, क्योंकि इससे कंपेयर करने पे सभी का जो एटॉमिक मास वो होल नंबर में आ रहा है, जो कि याद रखना आसान है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों को अच्छे समझ में आया, दुनिया के किसी एटॉमिक मास। अब तुम लोग मुझे बताओ लास्ट में समराइज, फिर अगली स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं, है ना। सोडियम का एटॉमिक मास कितना रटवाया गया जल्दी? सोडियम का एटॉमिक मास बेटा याद कराया गया 23 क्या 23 क्या 23 AMU। तो समझ में आया ना? इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम के एक एटम का वजन इस वजन का 23 गुना आया होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर से, तो ये मतलब होता है एटॉमिक मास। ऐसे निकलते हैं एटॉमिक मास। अब इसी के ऊपर नीट में क्वेश्चन आया, यस, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर कैसा न्यूमेरिकल आता है वो अपन न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं अपने बच्चों को दिखाता हूं इस पर कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो बेटा, क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, इफ 1/18 into weight of carbon 12 atom is taken as standard instead of 1/12 into weight of carbon 12 atom। मतलब भाई नॉर्मली तो स्टैंडर्ड ये होता है ना। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, अगर इसको स्टैंडर्ड ना मान के अगर इसको स्टैंडर्ड मान ले तो कह रहा है फिर बताओ कि भाई ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना जाएगा। ये क्या क्वेश्चन भाई? बच्चा कहेगा सर हमने तो एक ही पढ़ा है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ही पढ़ा है सर हम लोगों ने। तो बच्चा ए टिक कर देगा। मॉर्निंग में लाइव क्लास में भी यही हो रहा था, ज्यादातर बच्चों ने 16 टिक किया था, क्योंकि आपने 16 के अलावा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पढ़ा ही नहीं है। बट नहीं मेरे बेटा, आपको जो याद कराया गया है ना वो 1 AMU के रेस्पेक्ट में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में याद कराया गया है। जब स्टैंडर्ड ये है तब आपको एटॉमिक मास याद कराए गए। बट अब ये तो कह ही नहीं रहा। अब ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड मत मानो, स्टैंडर्ड इसको मानो और फिर बताओ कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास करें करें। ध्यान से देखना। अब मेरे बच्चे मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना है। बताओ नॉर्मली कैसे निकालते हो, कैसे निकालोगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास? एक ऑक्सीजन एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करते हैं, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकाल, कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को अपन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के वजन से। नॉर्मली क्या स्टैंडर्ड होता है? नॉर्मली 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, उसी के रेस्पेक्ट में याद कराए गए ना आपको। यस। तो बेटा नॉर्मली एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन का? उसके एक एटम के वजन को स्टैंडर्ड के वजन से कंपेयर करेंगे। बहुत बढ़िया। 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब इसके रेस्पेक्ट में तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 AMU। दिस इज 1 AMU। तो मेरे बेटे इसका तो मुझे पता है कि ऑक्सीजन के एक एटम का वजन इस वजन का 16 गुना आता है। कैसे पता? अरे ये तो याद कराया हुआ है ना, क्योंकि हमें तो जो भी एटॉमिक वेट याद है वो इसके रेस्पेक्ट में याद है ना। हाँ भाई, इसमें तो एक ऑक्सीजन एटम का वजन इस वजन का 16 गुना आएगा, ये हमें याद करा रखा है। बट इसने तो पूछा ही नहीं। ये पूछ रहा है अगर इसको स्टैंडर्ड ना मान के स्टैंडर्ड इसको मानूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा? ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना है जब ये स्टैंडर्ड है। कैसे करेंगे? अब ऑक्सीजन के एक एटम के वजन को इस नए स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, क्योंकि अब ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड इसको मानो। तो चलो आ जाओ, नया एटॉमिक मास निकालना है। कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को हम कंपेयर करेंगे मेरे बेटा इससे, क्योंकि स्टैंडर्ड अब ये है। तो 1/18 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब यार 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के रेस्पेक्ट में सारे याद हैं एटॉमिक मास, बट अगर स्टैंडर्ड ये है तो इसके मुकाबले ऑक्सीजन एटम का वजन कितने गुना है ये हमको पता नहीं है। मान लो x गुना है तो x ही हो गया ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जब स्टैंडर्ड ये है।
अरे है कि नहीं? तो यही तो निकालना है मेरे को, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जब स्टैंडर्ड ये है। बहुत बढ़िया। अब सर एक्स कैसे निकालेंगे? क्या करो, डिवाइड कर लो मेरे बेटा, है ना। तो दोनों को डिवाइड किया, दोनों इक्वेशंस को, तो देखो क्या हुआ, वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम तो सेम होगा ना। अरे ऑक्सीजन एटम है, एक एक एटम का वजन सेम ही होगा। वेट ऑफ वन कार्बन एटम, वेट ऑफ वन कार्बन एटम सेम ही होगा ना। अरे एब्सोल्यूट मास तो सेम ही होंगे, है ना। तो वेट ऑफ वन कार्बन एटम, वेट ऑफ वन कार्बन एटम, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आ जाओ, 16/x, क्योंकि डिवाइड हुई थी दोनों इक्वेशन, 16/x। अब ये था 1/1/12, पलटी मार के 12 ऊपर चला गया मेरे बच्चे, शाबाश। ये था बाय 1/1/18, अब यहां भी ये पलटी मार के बेटा 18 ऊपर चला जाएगा। पक्का पक्का पक्का? अरे दोनों इक्वेशन डिवाइड हुई है, पक्का? हाँ। अब देखो सॉल्व कर लो, 6 से करो तो डिवाइड, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कोई दिक्कत नहीं। 2 8 16 और मेरे बेटा 3 इधर आ गया, तो मेरे बच्चू x कितना हो गया, 8 तिया 24। लो जी लो, आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जब स्टैंडर्ड ये है तो मेरे बेटा कितना आ गया, 24 आ गया। ईमानदारी से बोलो, समझ में आया नहीं आया? राइट आंसर विल बी सी। अरे ये वही बात है रे, देखो यार स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। जैसे मैं किलोग्राम में बोलता हूँ, तो किलोग्राम में आपका वजन आता है कुछ, अगर मैं स्टैंडर्ड पाउंड मान लो मैं आपका वजन पाउंड में निकालता हूँ, स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया तो पाउंड में आपका अलग हो जाता है ना वजन। अरे अगर अगर किलो में आपका 60 किलो है वजन, तो पाउंड में कुछ और आएगा ना, वही तो चीज है मेरे बेटा। नॉर्मली स्टैंडर्ड ये होता है, जो आपको एटॉमिक मास याद कराए गए वो इसके रिस्पेक्ट में याद कराए गए। बट अगर अगर मेरे बेटा स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया, अगर स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया तो रिलेटिव मास चेंज हो जाएगा ना, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड चेंज करने से आपके रिलेटिव मास चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट मास तो फिक्स है हर बॉडी का ना, एब्सोल्यूट मास में फर्क नहीं पड़ता, हाँ रिलेटिव मास चेंज हो जाते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, कर लोगे नहीं कर लोगे? छूट ना बोलो मेरे, कर लोगे ना? बस एटॉमिक मास तो आपको पता है ना कैसे निकल भाई। पहले जिस एटम का एटॉमिक मास निकालना है, उस एक एटम के वजन को ऊपर रखो, नीचे में स्टैंडर्ड का वजन रखो, 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन के रेस्पेक्ट में तो आपको याद है बेटा। अब जो नया स्टैंडर्ड हो उसके रेस्पेक्ट में नहीं पता कितने गुना होगा, मान लो x गुना, डिवाइड करो मेरे बेटा, सॉल्व होके आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, कर लोगे ना? बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे तो इंटेलिजेंट है, ठीक है। ऐसी बेटा मेहनत करते रहो, ऐसी पढ़ते रहो, बहुत अच्छा करोगे। अभी हम और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। स्लो स्लो पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बट अच्छे से सीखेंगे, बिल्कुल ABCD से उठाएंगे, ठीक है। ये मान के मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से अपन लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये क्लियर हो गया भाई, एटॉमिक वेट कैसे निकलते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये हम लोगों को समझ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत मजेदार वाली आज चीज आता हूं मैं अपने बच्चे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देख, अब हम करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। हाँ भैया, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो सुन लेना, और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। क्या? मैं समझाता हूँ, यस। आप लोग मुझे बताओ, अभी इतनी देर से हम वही पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। अरे 16, 16 क्या? AMU, यस 16 AMU होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ठीक है। ऑक्सीजन के एक एटम का वजन हमने अभी अभी देखा भी है, 16 AMU होता है। बट आपने किताबों में देखा होगा, कई जगह लिखा होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम, बोलो देखा है ना। तो तुम्हारे मन में यही डाउट रहता है कि यार होना तो चाहिए ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 AMU, सर ने इतनी देर से वही पढ़ा है, बट किताबों में ऑक्सीजन का एटॉमिक होता है 16 ग्राम। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये AMU और ग्राम सेम बात ही तो नहीं है। तो लेट अस चेक कर लेते हैं, हम विश्वास नहीं करेंगे भाई किसी बात पर। अब देख लेते हैं AMU और ग्राम सेम चीज है या इनमें डिफरेंस है। तो आओ मेरे बेटा जी, अब आप लोग मुझे बताना, ये आपको पहली चीज मैंने इस चैप्टर में यही बताई थी, व्हाट इज 1 AMU। अरे 1 AMU किसको बोलते हैं पता है? एक कार्बन 12 एटम के वजन के 1/12वें हिस्से को ना 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, बेटा इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है मेरे बेटा 1 AMU, इस वजन को। क्लियर? बहुत बढ़िया। दुनिया के जितने भी एटॉमिक मास हैं वो इसी के रेस्पेक्ट में याद कराए गए हैं आपको, ठीक है जी। अब
बट मुझे ये देखना है कि एएमयू और ग्राम सेम चीज है या जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एक मशीन होती है जो एटम्स के वजन निकाल के दे देती है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब बेटा जी, मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन एटम का जो वजन देखा गया है ग्राम में, ठीक है, वो देखा गया है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। इसको याद कर लो, ये सपने में नहीं आया, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकलता है बेटा। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन एटम का वजन ग्राम में इतना। बताओ, ये बहुत ज्यादा वजन है या बहुत छोटा वजन है? और ये बहुत छोटा वजन है मेरे बेटे, बहुत छोटा, 0.0000023 बार 0, 1 ग्राम के आसपास, है ना। तो मेरे बेटा आपका इतना छोटा वजन होता है एक कार्बन एटम का। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से आया, ठीक है। हाँ, इसको याद रखना है, एक कार्बन एटम का वजन ग्राम में। और इस वजन का भी 1/12वां हिस्सा होता है 1 AMU। अरे बोलो ना, ये तो कार्बन एटम का वजन है, इसका भी 1/12वां हिस्सा, इसको बोलते हैं 1 AMU। अब मेरे बच्चे आ जाओ, इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं रे। इस डेसिमल को इधर खिसकाया तो ये हो जाएगा 19.9, एक डेसिमल खिसका है तो बेटा ये -24 ग्राम हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में किससे डिवाइड हो रहा है? अभी 12 से तो डिवाइड हो ही रहा है ना, ठीक है। अब आप 19.9 को जब 12 से डिवाइड करोगे ना तो मेरे बच्चे ये आ जाता है क्या? बहुत ध्यान से देख, 1.66। डिवाइड करके देखना, 19.9 बाय 12 करके देखना, कैलकुलेटर से करके देखना, तो बेटा ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, इसको अपनी आत्मा में संभालो हमेशा हमेशा के लिए, इसको अपनी आत्मा में संभालो मेरे बेटा जी, हमेशा हमेशा के लिए। व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस। AMG AMU ग्राम से बहुत 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 छोटा है। अरे AMU बहुत छोटा वजन है भैया, ग्राम के मुकाबले अरबों खरबों शरबों डरबों गुना कम है। ठीक है, तो बेटा AMU और ग्राम सेम चीज नहीं। तो आपके मन में क्वेश्चन, सर जब AMU और ग्राम में इतना ज्यादा डिफरेंस है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो होना चाहिए 16 AMU। 16 AMU होता है, तो किताबों में क्यों ऑक्सीजन का एटॉमिक का ग्राम लिखा? अब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा और उसको सॉल्व करते करते एक बहुत इंपॉर्टेंट आज आपके सामने। ठीक है मेरे बेटा, यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अच्छे समझ में आ रहा है ना सारा कुछ अभी तक? बस ऐसे ही बने रहो। अभी देखो, अभी न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सारे नीट में आए हुए, कैसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, ठीक है ना। और देखना अगले साल आएंगे भी उन्हीं में, ठीक है। ठीक है, अब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। एटॉमिक मास होना चाहिए AMU में, किताबों में एटॉमिक मास लिखते हैं ये लोग। चलो इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। इसको याद रखना, 1 AMU होता है 1.6 10 की पावर माइनस ग्राम। पक्का? अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ मोल। अब उसी चीज को प्रूव करने में मैं मोल आपको बहुत प्यार से बेटा समझ, मजा आ जाएगा आज आपको। जिस चीज को आप रटते थे वो अब आपके दिमाग में बैठ, ठीक है। कराऊं मैं? यस। अब तुम लोग मुझे बताओ, एक ऑक्सीजन एटम का वजन कितना? जल्दी बोलो। अरे बताया ना, एटॉमिक मास 16 AMU। यस, एक ऑक्सीजन एटम का वजन आप सबको पता है 16 AMU। ठीक है, तो बेटा हमें यहां से पता ही है पहले से ही, 16 AMU ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन एटम होता है। पक्का 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 भाई, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16 AMU। मतलब एक ऑक्सीजन एटम का वजन 16 AMU, मतलब 16 AMU ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम। हाँ, अब आओ इसी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया 1 AMU कितने ग्राम, देखो मेरे बेटा 1 AMU कितने ग्राम? 1 AMU 1.66 इंटू पावर ग्राम। अब इसी को मैं ग्राम में करता हूं, आओ 16 AMU, इसी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 AMU होता है 1.66 इंटू पावर माइनस, तो 16 AMU को क्या लिख सकता हूं मैं? 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। मेरे बेटा बात सेम है ना? बिल्कुल, अरे सेम वजन है, बस AMU को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्राम में।
कि 1 AMU इतने ग्राम होता है, तो 16 AMU इतने ग्राम हो गया। बात सेम है। तो इतने ग्राम ऑक्सीजन में भी कितना एटम होगा बेटा? एक ऑक्सीजन एटम ही होगा मेरे शेरों। पक्का? क्लियर हो गया? तो इतने ग्राम ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन, जब इतने ग्राम ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन एटम, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम? अरे यूनिटरी मेथड लगाएंगे अब, ऐकिक नियम। वो क्या होता है? क्या होगा? 2 संतरे 5 रुपए के। पक्का? तो 4 संतरे कितने के? तो कैसे करते थे? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। बोलो ऐसे ही करते थे ना मेरे बेटा। तो 2 संतरे, अगर 2 संतरे 5 रुपए के, तो 4 संतरे कितने के? तो ये डिवाइडेड बाय ये इनटू ये। इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्लियर? अब वही चीज हम लोग मेरे बेटा यहां लगाएंगे। इतने ग्राम ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन एटम होता है। पक्का? तो इतने ग्राम में एक एटम, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम? तो यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये लो यूनिटरी मेथड, ऐकिक नियम। तो बेटा इतने ऑक्सीजन एटम होंगे। ईमानदारी से बोलो, समझ में आ गया? तो 16 AMU में एक ऑक्सीजन एटम, 16 ग्राम में इतने ऑक्सीजन एटम। आओ सॉल्व करते हैं। 16 से 16 गया, यहां पर बेटा नीचे में 10 की पावर -24 है। ये जब ऊपर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10 की पावर +24। नीचे में 1.66 रह गया। कितने ऑक्सीजन एटम होंगे 16 ग्राम में? और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और आसान बनाते हैं इसको। 10 की पावर 24 को मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10 की पावर 23। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, नहीं ना? हाँ। और बेटा नीचे में 1.66 तो है। 10 को जब 1.66 से डिवाइड करोगे, तो मेरे बेटा करके देख लेना तुम कैलकुलेटर से, है ना? तो ये आएगा मेरे शेरों 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कुछ जानी पहचानी संख्या लग रही है? यस मेरे बेटा, एवोगैड्रो नंबर। क्या है ये है मेरे बेटा एवोगैड्रो नंबर है। ये एवोगैड्रो नंबर है बेटा ये। तो यहां से एक बहुत अच्छी चीज शुरू हो गई। सुनो 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 बहुत ध्यान से। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का अगर AMU में लिखोगे, तो मतलब एक ऑक्सीजन एटम का वजन है। पक्का पक्का पक्का? हाँ। बट उसी के एटॉमिक मास को अगर किस में लिखा? ग्राम में, तो वो एक एटम का वजन नहीं, वो कितने एटम का वजन है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन है वो। और इसी नंबर को अपन बोलते हैं मेरे शेरों 1 मोल। अरे 1 मोल कुछ नहीं है, 1 मोल ये नंबर है मेरे बेटा। क्लियर हो गया? ईमानदारी से बोलो। फिर से मैं प्रूव कर देता हूं। और एटमों में भी ये बात सही है। किसी भी एटम में अगर एटॉमिक मास को AMU में लिखोगे, तो एक एटम का वजन होगा। बट अगर उसी के एटॉमिक मास को किस में लिखोगे? ग्राम में, तो वो एक एटम का वजन नहीं, वो 1 मोल एटम का वजन होगा। पक्का पक्का पक्का? यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों को? बहुत 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 बढ़िया मेरे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से देखना। मैं और एलिमेंट के लिए प्रूव करूं सेम बात को। बेटा 1 मोल कुछ नहीं, 1 मोल इसी नंबर को बोलते हैं। पक्का? अब मैं बेटा और एटम के लिए भी इसको प्रूव कर सकते हैं। चलो मैं दोबारा से प्रूव कर, अगर जिनको नहीं आया उनको फिर और अच्छे से समझ। ठीक है? मैं दूसरे एटम के लिए भी इसको प्रूव करता हूं। ठीक है? चलो आओ ध्यान से देखना मेरे बेटा। ठीक है? हम इसको प्रूव करते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं। चलो अब तुम मुझे बताओ। अब आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। तुम एवोगैड्रो नंबर को खुद से प्रूव करोगे। ठीक है? अब बेटा नाइट्रोजन के एक एटम का वजन बताओ। नाइट्रोजन 14। 14 क्या? AMU। यस, नाइट्रोजन के एक एटम का वजन 14 AMU होता है। आओ मेरे साथ साथ आप लोग करोगे। तो 14 AMU नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का कितना एटम होगा बेटा? एक एटम होगा ना? यस, 14 AMU नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के एक एटम का वजन। आओ इसी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, जैसे यहां किया था। 1 AMU इतने ग्राम, तो 14 AMU को क्या लिख सकता हूं? 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। पक्का? अरे बात सेम है, क्योंकि 1 AMU 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। तो 14 AMU क्या क्या लिख सकते हैं? 14 इंटू 1.66
इंटू 10 की पावर -20। तो इतने ग्राम नाइट्रोजन में भी एक ही एटम तो होगा, अरे क्योंकि सेम ही तो बात है। तो यस, तो इतने ग्राम नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम होता है इतने ग्राम में, जब इतने ग्राम में एक एटम, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने ग्राम? अरे जल्दी बताओ, यूनिटरी मेथड, फिर से ये डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, इनटू में क्या करेंगे, इनटू में ये। बहुत बढ़िया, 14 से 14 गया बेटा। अब देखो फिर से ये वही संख्या नहीं आ गई, देखो जरा, अरे फिर से ये वही संख्या नहीं आ गई, देखो 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 देखो, अरे देखो ना। हाँ, और इसको फिर से जब सॉल्व करेंगे मेरे बेटा, तो फिर से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके पूरा ये आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। तो बार बार हम एक चीज को प्रूव कर रहे हैं, क्या? किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर आप एएमयू में लिखोगे तो उसके एक एटम का वजन होता है। पक्का पक्का। अगर उसी के एटॉमिक मास को आप किस में लिख रहे हो, ग्राम में, तो वो एक एटम का वजन नहीं है, उसके ही एक मोल एटम्स का वजन होता है। इस नंबर को बोलते हैं अपन एक मोल, और इसको कई बार ना एवोगैड्रो नंबर को अपन Na से भी दिखा देते हैं। Na मतलब समझ जाना, एवोगैड्रो नंबर ही है। पक्का। तो बेटा एक बहुत सुंदर सी चीज हम लोगों ने प्रूव कर दी है यहां पर। क्या प्रूव किया है? एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट अगर एएमयू में लिखोगे तो उसके एक एटम का वजन है। अगर उसके एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में लिखोगे तो वो एक एटम का वजन नहीं है, वो एक मोल एटम का वजन है। ईमानदारी से बोलो समझ। अब इसी के ऊपर अगर नीट में आए हुए क्वेश्चन, या नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर ये मैं करा दूं तो कैसा लगेगा? मजा आएगा नहीं आएगा? चलो करते हैं, मजा आएगा बेटा। तो चलो इस बात को ध्यान रखना, एटॉमिक, चलो मैं इसको लिखवा भी देता हूं बेटा, है ना, इसी स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस स्टेटमेंट से ही आप लोगों के बेटा आप बनेंगे, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन बने। क्या हमने प्रूव किया है? हमने प्रूव किया है अगर एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का एएमयू में लिखोगे, एटॉमिक वेट इन एएमयू, तो मतलब वो उस एटम के एक एटम का वजन है, उस एलिमेंट के। पक्का। एटॉमिक वेट इन एएमयू रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन एटम, रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन एटम। बहुत बढ़िया, वन एटम। अगर एटॉमिक वेट एएमयू में लिख रहे हो तो एक एटम का वजन है। पक्का। बट अगर उसी के एटॉमिक वेट को अगर आप ग्राम में लिखोगे बेटा, बट एटॉमिक वेट को अगर किस में लिख दोगे, ग्राम में, तो बेटा वो एक एटम का वजन नहीं है, एक मोल एटम्स का वजन है। और एक मोल का मतलब होता है ये नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इस नंबर को बोला जाता है एक मोल। पक्का। बट एटॉमिक वेट को अगर तो समझ लो, किताबों में लिखा होता है ना ऑक्सीजन का एटॉमिक 16 ग्राम, तो उसका मतलब वो एक ऑक्सीजन एटम का वजन नहीं है, 16 ग्राम लिखा है तो एक मोल ऑक्सीजन एटम का वजन है। और एक मोल का मतलब ये नंबर, तो इतने सारे ऑक्सीजन एटम का। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। बट एटॉमिक वेट इन ग्राम रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वन मोल एटम्स, ठीक है ना। और वन मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। पक्का। ईमानदारी से बोलो मेरे बेटा जी को समझ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखवाई है भैया मैंने, स्टार पॉइंट है, ठीक है। अब इसका कैसा एप्लीकेशन होता है, इसको बेटा अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। पहले बेसिक से कराऊंगा, बिल्कुल छोटे से उठाता उठाता, फिर तुम देखो तुम उंगलियों पे करना, ठीक है। करें शुरू? यस। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने मेरा ये रहा, जल्दी से बताओ। कैलकुलेट नंबर ऑफ, ठीक है। चलो मैं इससे पहले ना आपको एक क्वेश्चन ये कराता हूं, थोड़ा एक क्वेश्चन रह गया बैक में। हाँ, ये बताओ, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कम ऑन। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2.8 ग्राम नाइट्रोजन। मतलब आपके हाथ में 2.8 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है, बोल रहा है नाइट्रोजन के कितने एटम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे बेटा घबराना नहीं है, जो एलिमेंट दिया है उसका एटॉमिक मास लिख लो। जल्दी बोलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14। अभी हमने पढ़ा है अगर एटॉमिक मास एएमयू में लिखूंगा तो बेटा एक एटम का वजन होता है
है कि नहीं? बट अगर उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दूंगा 14 ग्राम, तो उसके एक एटम का वजन नहीं, उसके एक मोल एटम्स का वजन होगा। एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने, एक मोल एटम का वजन होता है वो। तो बेटा 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम? एक एटम नहीं, एक मोल एटम। एक मोल मतलब 6 इंटू 6.023 ना, हम आसान बनाने के लिए लगभग लगभग 6 लिख लेते हैं। तो 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन होगा बेटा 14 ग्राम। पक्का? 14 ग्राम नाइट्रोजन में इतने एटम होंगे। और बेटा तो एवोगैड्रो नंबर है, इसको हम Na से भी लिख लेते हैं। किससे लिख लेते हैं मेरे बेटा? N। ये पता है ना, क्योंकि अभी देख स्टेटमेंट पढ़ी है। एटॉमिक मास को AMU में लिखने पर, किसी के एलिमेंट के एटॉमिक मास को AMU में लिखने पर एक एटम का वजन होता है, बट उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने पर एक एटम का नहीं, एक मोल एटम का। इस नंबर को एवोगैड्रो बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, या Na से भी दिखा देते हैं। पक्का? अब इसी चीज को यूज करते हुए मैं इसका आंसर निकाल दूंगा। तो बहुत ध्यान से समझ, जिनको बेसिक नहीं तो सीख लो बेटा, बहुत मजा आएगा, उंगलियों पे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, हमें पता है 14 ग्राम नाइट्रोजन में एक मोल एटम होता है नाइट्रोजन। ठीक है, इस चीज को लिख लो, 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम होंगे? एक मोल। एक मोल मतलब ये नंबर, और इसी नंबर को हम Na भी लिख देते हैं। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में बेटा इतने एटम होंगे नाइट्रोजन के। अरे बोलो ना, ये एवोगैड्रो नंबर दिखा रहा है, मतलब इस नंबर को ये ना लिख के मैंने Na लिख दिया, बात सेम है भाई। 14 ग्राम नाइट्रोजन में एक मोल नाइट्रोजन एटम। पक्का? तो 14 ग्राम में जब इतने एटम, तो ये पूछ रहा है 2.8 में कितने। अरे यूनिटरी मेथड फिर से लगाओ, 14 ग्राम में इतने एटम, तो 2.8 ग्राम नाइट्रोजन में पूछ रहा है कितने एटम होंगे। अरे फिर से यूनिटरी मेथड, ठीक है ना? तो कैसे करते हैं? अरे यूनिटरी आया था ना, 5 संतरे 3 रुपए के, है ना, तो 10 संतरे कितने के? तो कैसे करते हैं मेरे बेटा? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, यही तो करते हैं। सेम चीज यहां होनी है। हमें पता है 14 ग्राम नाइट्रोजन में एक मोल एटम नाइट्रोजन के, 14 ग्राम में इतने, तो 2.8 ग्राम में कितने? तो क्या करेंगे? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये। लो जी लो, कितने एटम होंगे नाइट्रोजन के? इसको इधर किया, 10 हो गया, 14 दूनी 28, 2/10, 2/10 है, तो इसको लिख सकता हूं 0.2 Na, मतलब 0.2 मोल एटम होंगे। एन 6 इंटू 10 की पावर 23 भी लिख सकते, क्योंकि Na का मतलब ही होता है एवोगैड्रो नंबर, इसी नंबर को बोलते हैं अपन, है ना? तो उसमें घबराना मत। अगर आंसर इस फॉर्म में दिया हो तो ये वैल्यू लिख लेंगे, अगर Na की फॉर्म में हो तो Na के टर्म में लिख लेंगे। पक्का 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 पक्का? तो मेरे बेटा कोई है क्या 0.2 Na? जल्दी बोलो। नहीं, तो Na/10, ये 1/10 0.1 हो जाएगा ना, तो ये 0.1 Na है, तो ये भी नहीं है भाई राइट आंसर। ये Na/20, बेटा 1/20 हो जाता है 0.05, तो ये 0.05 Na बन रहा है। अरे बोलना, तो ये भी नहीं है, आंसर तो 0.2 Na। डी, तो बेटा नन इज द राइट आंसर। ईमानदारी से बोलो, समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत मेरे शेरों? ईमानदारी से बोलो, कोई दिक्कत क्या? बड़ा आसान था। एटॉमिक मास को AMU में लिखने पर एक एटम का, ग्राम में लिखने पर एक मोल एटम का। तो 14 ग्राम में एक मोल नाइट्रोजन एटम, तो 2 पॉइंट। दुनिया में किसी भी एलिमेंट का अगर वेट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे ना? निकाल लोगे ना? बहुत बढ़िया। अब आओ, अब एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, एक आपसे ऐसी एक रैंडमली एक क्वेश्चन और पूछता हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरे बेटा, मैं अभी ऐसे ही पूछता हूं, सब लोग उंगलियों पे बताना, सब लोग उंगलियों पे सॉल्व करके बताना मेरे को, है ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको मुझे बताना है 4.8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे? जल्दी बताओ, हाउ मैनी एटम्स, कितने एटम होंगे 4.8 ग्राम ऑक्सीजन में? कम ऑन बेटा, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन दिया है 4.8 ग्राम, और बोल रहा हूं बताओ कितने एटम होंगे? बता सकते हैं, बता सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक जो दिया है ना एलिमेंट, उसका पहले एटॉमिक वेट लिख लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, 16 AMU बोलूंगा तो एक ऑक्सीजन,
16 ग्राम बोलूंगा तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वजन। बहुत बढ़िया। तो भाई एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे, अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, अगर उसको ग्राम में लिखेंगे तो वो 1 मोल एटम का वजन है। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम। अरे बोलो ना, अरे ये Na लिख सकते हैं या 6 × 10⁻23 भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है ना। तो हमें पता है 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम होंगे, तो 4.8 ग्राम में कितने होंगे? सच्ची बोलो, नहीं आया समझ में? Na/16 × 4.8। लो जी, कितना आसान है। तो इसको डेसिमल को हटाया, नीचे में आ गया 10, है ना। 16 × 48, 3/10, 0.3 Na। इतने एटम होंगे। ईमानदारी से बोलो, आ गया ना आसानी से? अरे 16 × 48, 3/10, 0.3 Na। इतने एटम। या तो ऐसे लिख लो अगर आंसर इस फॉर्म में दिया, कई बार संख्या के टर्म में दे तो यस। तो वो कैसे कर सकते हैं भाई? Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 10⁻23। भाई एवोगैड्रो नंबर तो यही है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा? 6 × 18, एक डेसिमल भी है, तो 1.8 × 10⁻23 एटम्स होंगे। पक्का? अरे बात सेम है। या तो 0.3 Na लिख लो, या फिर उसको Na की जगह पूरा एवोगैड्रो नंबर रख के करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। सच्ची बोलो, दुनिया में किसी भी एटम का अगर वजन दिया है तो कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे ना? पक्का? और कराऊं मैं क्वेश्चन? यस। अब अगला क्वेश्चन और करना है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। हाँ, ये बताओ बेटा, एक चीज बता देता हूं तुम्हें, सुन लो। जैसे जो मोल होता है ना बेटा, मोल, ठीक है ना। तो मोल को हम लोग बेटा ग्राम एटम्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्राम एटम्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है ना, मोल्स, ठीक है। ग्राम एटम्स का मतलब, ग्राम एटम्स का मतलब मोल ऑफ एटम्स भी होता है, ठीक है ना, मोल ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, मोल ऑफ एटम मतलब कितने मोल है। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 2 ग्राम एटम है, तो इसका मतलब ये वजन मत समझियो, वो केवल फिर 2 ग्राम लिखेगा, ठीक है ना। अगर ग्राम एटम एक साथ है तो मतलब मोल्स ऑफ एटम पूछ रहा है वो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन समझ, अब ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, एक साथ है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, मतलब ये पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो आज के बाद बेटा बच्चा इसमें बहुत गलती करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम एटम्स मतलब मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 3.6 ग्राम कार्बन। अब नंबर ऑफ एटम नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, एटम्स के नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। मैंने भी आपको बताया क्या, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास AMU में लिखते हो तो 1 एटम का वजन है, अगर उसी के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हो 1 मोल एटम्स का वजन है कि नहीं? हाँ। अब कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास बोलो कितना है? 12। 12 AMU बोलूंगा तो 1 कार्बन एटम का वजन, 12 ग्राम बोलूंगा तो 1 मोल कार्बन एटम का वजन। तो यस मेरे बेटा, 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे? 1 मोल कार्बन एटम होंगे। अरे पक्का, 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल कार्बन एटम होंगे। क्यों? कार्बन के एटॉमिक मास को ग्राम में लिखा तो 1 मोल एटम। अब इसने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ही पूछा है, भाई 3.6 ग्राम में कितने मोल एटम होंगे, तो निकाल लो। 12 ग्राम में 1 मोल, तो 3.6 ग्राम में कितने? 3.6 ग्राम में कितने? ये डिवाइडेड बाय ये इनटू में ये, लो जी, इतने मोल कार्बन एटम्स होंगे। पक्का मेरे बेटा, पक्का? ठीक है। तो बेटा सॉल्व किया तो क्या है, डेसिमल हटाया, नीचे में 10, 12 तिया 36, 3/10, तो इसको लिख सकता हूं 0.3 मोल कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है ना। या तो इसको ऐसे लिख लो 0.3 मोल कार्बन एटम्स है, या 0.3 ग्राम एटम्स हैं। ग्राम एटम्स का मतलब मोल्स ऑफ एटम्स। पक्का पक्का? अरे आसान लगा? कोई दिक्कत है? अब तुम कहोगे सर इसमें कोई शॉर्टकट होता है? सर हमने फॉर्मूला कुछ पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल निकालने का, तुमने सिर्फ रटा था, तुम्हें पता ही नहीं था वो फॉर्मूला आया कैसे। तुम्हें हमेशा से रटवाया गया होगा मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखना।
नंबर ऑफ मोल निकालने का एक फॉर्मूला रटवाया गया होगा आपको हमेशा, क्या? गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। याद करो, ये रटवाया गया है ना बेटा, किसी भी एटम के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो ये फॉर्मूला आपको रटवाया गया है, क्या? गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकल जाता है, पक्का? अरे भैया वो आया यहां से है, तुम तो कभी पूछते नहीं टीचर सर कैसे आया हुआ, रट्टे मार लेते हो। रट्टे मारने से नहीं होते न्यूमेरिकल सॉल्व, इसलिए तो फंसते हो। तो हमें समझ, तो देख कैसे, यहां मुझे नंबर ऑफ मोल निकालने थे ना कार्बन के, कितने में? 3.6 ग्राम में कार्बन के नंबर ऑफ मोल निकालने थे। तो देख कैसे आया, ऊपर में 3.6 मतलब गिवन वेट बाय 12, 12 क्या है? एटॉमिक वेट। तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट आ गया ना नंबर ऑफ मोल। करा बेसिक सही है, हमें पता है 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल कार्बन होगा, तो 3.6 ग्राम में कितना होगा? अरे यूनिटरी मेथड से आता है भैया, ठीक है? क्लियर हो गया अच्छे से? देखना यहाँ नंबर ऑफ मोल कैसे निकले कार्बन के, भाई 0.3 मोल निकले ना, कैसे निकले? कैसे निकले? गिवन वेट 3.6 देख, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, ये बात तो हो गई। तो वो यूनिट आता यहां से, वो फॉर्मूला वो यूनिटरी मेथड का ही जनरलाइजेशन है वो, पक्का? ग्रेट। तो आज के बाद किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का वजन दिया है तो उसमें कितने एटम है निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत 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 बढ़िया मेरे बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ठीक है? पूछूं मैं? पूछूं? बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? यस, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब इसको मुझे आप लोग बताएंगे, ठीक है? जल्दी से बताओ, व्हाट मस्ट बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है बेटा। अब देखो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा, मजा आएगा। तो मुझे इसको बताओ, इफ 3 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट का वजन इतना है। भाई 3 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स है एक एलिमेंट के, उनका वजन है इतना, तो पूछ रहा है एटॉमिक मास कितना होगा इस एलिमेंट। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। भाई आपको एक चीज पता है, चलो मैं बताऊं, तो चलो बताता हूं। आपको एक चीज पता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर आप ग्राम में लिखते हो तो उसके 1 मोल एटम्स का वजन होता है ना? अगर किसी भी एलिमेंट, देखो क्या है जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं लिख देता हूं, किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास अगर किस में लिखा होता है मेरे बेटा? ग्राम में, पक्का? ठीक है, एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिखा होता है तो मेरे बेटा 1 मोल एटम्स का वजन होता है ना। 1 मोल मतलब ये नंबर, इतने एटम्स का वजन होता है, बिल्कुल। ये हमें पता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिखते हैं तो वो 1 मोल एटम्स का वजन होता है, पक्का? इसी को उल्टा भी पढ़ सकते हैं ना, किसी भी एलिमेंट के 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन इन ग्राम, उसका एटॉमिक वेट होगा। अरे सोचना भाई, किसी भी एलिमेंट के 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन, उसका एटॉमिक मास होगा ग्राम में अगर हो तो। फिर से समझाता हूं, सुनो सुनो सुनो। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखते हैं तो उसके 1 मोल एटम्स का वजन होता है ना, तो हम प्रूव कर चुके हैं। वो उल्टा भी तो बोल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन इन ग्राम, उसका एटॉमिक मास होगा। यस, हो गया फिर तो सॉल्व। किसी भी एलिमेंट के 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन इन ग्राम, उसका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक वेट होगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब वही करो। अब ये कह रहा है कि 3 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स का वजन इतना है, एटॉमिक मास पूछ रहा है। और हमें पता है किसी भी एलिमेंट के 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन इन ग्राम, उसका एटॉमिक वेट होगा। तो हो गया। अरे देखो मेरे बेटा, 3 इंटू, देखो 3, बार बार देखो तो देखो बेटा, हमें दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स का वजन कितना मेरे बेटा? 1.15 ग्राम, बिल्कुल। इतने एटम का वजन इतना है, तो 1 मोल एटम्स का वजन कितना होगा? 1 मोल होता है 6 इंटू 10 की पावर 23, तो इतने एटम्स का वजन कितना होगा? फिर से एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। तो वो क्या करेंगे भाई, इतने एटम का वजन इतने ग्राम, तो इतने एटम का वजन कितने ग्राम, तो ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये, ठीक है, इंटू में ये करेंगे।
ठीक है, इसको लिख देता हूं 3 इंटू 10 की पावर 22 है नीचे में, ऊपर में बेटा ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। पक्का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरे बेटा। 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया। 10 की पावर 22 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 की पावर -22, 23 में से 22 चला जाएगा तो एक 10 बच गया, एक 10 बच गया ना। क्या बचा बेटा 1.15 इंटू 2 इंटू में 10। अरे इतने ग्राम होगा एक मोल एटम का वजन, बोलना हाँ भाई, इतने एटम का वजन इतने ग्राम, तो एक मोल एटम का वजन इतने ग्राम। बहुत बढ़िया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया मेरे बेटा, ये आ जाएगा आपका 11.5 का डबल, तो मेरे बेटा 23 आ जाएगा। लो जी लो, एक मोल एटम्स का वजन इन ग्राम ही तो एटॉमिक मास होता है, तो इस एलिमेंट का एटॉमिक मास मेरे बेटा 23 होगा। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोल दो, समझ में आया नहीं आया? अरे झूठ ना बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ गया ना समझ में? आसान था ना बिल्कुल। फिर से देख लो भाई, हमें पता है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास ग्राम में लिखने पर उसके एक मोल एटम्स का वजन होता है ना। अब इसी को उल्टा भी बोल सकते हैं ना, किसी भी एलिमेंट के इतने एटम्स का वजन इन ग्राम का एटॉमिक मास। क्लियर? इतने एटम मतलब एक मोल एटम्स का वजन इन ग्राम एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो वही चीज करी, इतने एटम का वजन ग्राम में दे रखा है तो एक मोल एटम का वजन निकाल लिया ग्राम में, और एक मोल एटम्स का वजन इन ग्राम ही तो एटॉमिक मास है। आगे अच्छे से समझ, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चों। ऐसे ही करते रहो तो अच्छे से करेंगे, मचाएंगे। आसान होता है, नीट नीट के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। ठीक, ऐसे ही रेगुलरली बेटा फॉलो करो, रेगुलर क्लास जरूर करना। कल से लाइव बेटा बिल्कुल ऑसम वाली करनी है, कल टेक्निकल इशू नहीं आएगा। ठीक है, आज देखो थोड़ा सा मुझे लगा कि टेक्निकल इशू की वजह से फ्लो रुका था बीच में, तो बेटा मैंने फिर से दोबारा से आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया लेक्चर, ठीक है ना, ताकि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। अरे बेटा आप करो तो सही मेहनत, मतलब मुझे लगेगा ना कहीं भी और ज्यादा कर सकते हैं, तो मैं फिर से बेटा उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलके करेंगे अपन लोग और मिलके फोड़ेंगे अपन। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो चलो अब मैं अपने बच्चों के लिए एक और अगला क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, यस, ये बताओ बेटा, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे बताएंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सारे फंडे वही हैं, बार बार उस एक ही स्टेटमेंट का यूज हो रहा है हर क्वेश्चन, कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर एएमयू में होता है तो उसके एक एटम का वजन है, बट उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखोगे तो एक एटम का वजन नहीं है, एक मोल एटम्स का। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। और एक मोल का मतलब होता है 6 इंटू 23। अब चलो बताओ जल्दी से, व्हाट वेट ऑफ नाइट्रोजन विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज प्रेजेंट इन 48 ग्राम कार्बन? कम ऑन, कम ऑन। What weight of nitrogen will contain same number of atoms as present in 48 ग्राम कार्बन? तो समझ में आया? मतलब नाइट्रोजन के कितने वजन में उतने ही एटम होंगे जितने 48 ग्राम कार्बन में होते हैं। बड़ा आसान है, पहले 48 ग्राम कार्बन में निकाल लो एटम। ठीक है, तो कितने होते हैं वो कैसे निकालेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास बोलो, 12। 12 ग्राम एटॉमिक मास होता है कार्बन का, 12। एएमयू में बोलूंगा तो एक कार्बन एटम 12 एएमयू, 12 ग्राम बोलूंगा तो एक मोल कार्बन एटम, है कि नहीं? यस, 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे जल्दी बोलो? एक मोल एटम कार्बन के। बिल्कुल सही, सही बात है सर, 12 ग्राम कार्बन में एक मोल कार्बन एटम, एक मोल का एवोगैड्रो नंबर है। 12 ग्राम में इतने होते हैं कार्बन के एटम, तो 48 ग्राम में कितने होंगे? अरे 48 ग्राम में कितने होंगे? बड़ा आसान है, कैसे करेंगे मेरे बेटा? ये डिवाइडेड बाय ये, अरे सब यूनिटरी मेथड है, पूरा चैप्टर यूनिटरी मेथड है बेटा। ठीक है, तो ये क्या 12 चौक 48, अरे भैया 4 मोल एटम्स होंगे कार्बन के, 4 मोल एटम होंगे कार्बन के 48 ग्राम कार्बन में, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा इतने ही एटम नाइट्रोजन के कितने वजन में होंगे? पक्का? देखो हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बोलो कितना होता है? 14 होता है। 14 एएमयू बोलूंगा तो एक एटम, 14 ग्राम बोलूंगा तो एक मोल एटम का वजन, है कि नहीं? तो बेटा हमें पता है एक मोल नाइट्रोजन एटम, एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, एक मोल नाइट्रोजन एटम्स का वजन कितना होगा बेटा? 14 ग्राम। बिल्कुल, एक मोल नाइट्रोजन एटम का वजन 14 ग्राम।
तो इतने नाइट्रो 4 मोल का वजन कितना होगा, क्योंकि 48 ग्राम कार्बन में इतने कार्बन के एटम थे। अब ये पूछ रहा है कि इतने ही एटम में नाइट्रोजन का कितना वजन होगा, तो ठीक है उतने ही ले लिए। हमें पता है 1 मोल नाइट्रोजन एटम का वजन होगा 14 ग्राम, 4 मोल है 48 ग्राम कार्बन में, तो है ना 4 मोल का वजन कितना होएगा, जल्दी बोलो। 14 बाय क्या, Na इंटू क्या 4Na, ठीक है इतने ग्राम होगा। Na से Na चला गया, 14 चौके कितना हो गया 56, मेरे बेटा 56 ग्राम नाइट्रोजन में, 56 ग्राम नाइट्रोजन में उतने ही एटम होंगे जितने 48 ग्राम कार्बन में होते हैं। ईमानदारी से बोलो मेरे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों को, बहुत बहुत बढ़िया। राइट आंसर शुड बी कितना, जल्दी बोलो, ए मस्ट बी द राइट आंसर। आसान था ना, एक क्वेश्चन देखो ना क्या करा है, 48 ग्राम कार्बन में जितने एटम होते हैं उतने ही एटम नाइट्रोजन के कितने, ठीक है मैंने पहले 48 ग्राम में निकाल लिए भाई, 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल एटम, तो 48 ग्राम में कितने होंगे 4 मोल होंगे पक्का। तो 4 मोल ही नाइट्रोजन एटम का कितना वजन होगा, मुझे पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का वजन 14 ग्राम, तो 4 मोल का वजन 1 ग्राम। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुई, वेरी गुड। तो मेरे बेटा देखो सब ये आसान है, अलग अलग तरीके से बस पूछे जाते हैं, पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों को एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको ध्यान से देखना। यस, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे करके दिखाओ, ये मजेदार वाला क्वेश्चन, कम ऑन, ये वाला क्वेश्चन मेरे बच्चे करके दिखाएंगे, कम ऑन कम ऑन। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ Na इज द एवोगैड्रो नंबर, ठीक है तो पता ही हमें एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, Na 6 into 10 की पावर 23, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 5.4 ग्राम Al3 प्लस, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, चलो मैं बताता हूँ, मजेदार क्वेश्चन है। डीपीपी में भी ऐसे क्वेश्चन पाएंगे जो मैं करा रहा हूँ, डीपीपी आज जरूर सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। अब सुनो, मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, एटम का जो वजन होता है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। एटम के वजन में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मुकाबले नेग्लिजिबल होता है। तो तुम किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल दो, इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उससे उस एटम के वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं नाइट्रोजन बोलूं या नाइट्राइड आयन बोलूं, दोनों का वजन सेम है। इसमें भाई कैसे बना N3 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिए, बट इलेक्ट्रॉन डालने से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास, पक्का। तो जो वजन नाइट्रोजन एटम का होगा लगभग लगभग वही वजन आपके नाइट्राइड आयन। तो इलेक्ट्रॉन डालो इलेक्ट्रॉन निकालो, उससे फर्क समझ में आया, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ओके। अब सुनो, अब ये Al3 प्लस पूछ रहा है, Al3 प्लस कैसे बनाओ, एल्यूमिनियम है बेटा, एल्यूमिनियम है, न्यूट्रल होता है कोई भी एटम एज अ होल, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर बोलो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 13, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, अरे पुरानी वाली करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। अब अभी तो न्यूट्रल एटम है, अब तेरे को Al3 प्लस बनाना है, Al3 प्लस, तो बेटा 3 प्लस चार्ज कैसे चढ़ेगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे बाहर, एटम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो मेरे बेटा 3 प्लस चार्ज चढ़ जाएगा उसके ऊपर। अब आउटर मोस्ट शेल कौन बचा हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, अब तो यही बच गया आउटर मोस्ट शेल, बोलना हाँ, अरे आउटर मोस्ट तो यही बचा है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी बोल, कितने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन, पक्का, उन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अपन लोग, पक्का, बहुत बढ़िया। अब आउटर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पे Al3 प्लस बना है, ठीक है। अब आउटर मोस्ट तो यही रह गया, कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे बेटा आउटर मोस्ट, 8। तो एक एल्यूमिनियम आयन में, एक एल्यूमिनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, इसने केवल वैलेंस पूछे हैं, टोटल नहीं पूछे, एक एल्यूमिनियम में वैलेंस 8 है, पक्का, बहुत बढ़िया। अब पूछ रहा है ये 5.4 ग्राम एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, घबरा मत,
तुझे पता है एक एल्यूमिनियम में, अब एक Al3+ में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5.4 ग्राम में तू Al3+ निकाल लेना, कितने होंगे निकालेंगे। क्या है एटॉमिक मास, ग्राम में लिखने पर 1 मोल एटम्स का वजन होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने से एटॉमिक मास पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 27। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, तो 27 ग्राम में, 27 ग्राम Al3+ में कितने एल्यूमिनियम आयन होंगे, जल्दी बोल कितने होंगे, 1 मोल। अरे 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, अरे इतने आयंस होंगे ना। बिल्कुल 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 भाई, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, इलेक्ट्रॉन ना डालने निकालने से मास पे फर्क ही नहीं, ठीक है। तो अभी भी Al3+ का एटॉमिक मास भी 27 ही है, तो 27 को ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल आयन, तो 27 ग्राम Al3+ में 1 मोल आयन, पक्का। हाँ 27 ग्राम में जब इतने, तो 5.4 ग्राम में कितने, 5.4 ग्राम में कितने, देखो मेरे बेटा कितने हो गए, जल्दी बोलो। ये यूनिटरी मेथड, ये डिवाइडेड बाय ये, इनटू में ये, लो जी कितने आयन होंगे आपके, पक्का 5.4 ग्राम में इतने आयन। डेसिमल हटाया 10, 27 दूनी कितना हो गया 54, 2/10, तो लो जी 0.2 मोल आयंस हैं आपके पास 5.4 ग्राम में। 27 दूनी 54, 2/10 को लिख सकता हूँ 0.2, तो 0.2 मोल आयंस हैं इसके, Al3+ के। बट इसने आपसे आयनों की संख्या नहीं पूछी, इसने तो पूछा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सुन, एक आयन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, आउटर मोस्ट वालों को वैलेंस बोलते हैं। एक आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 आयन में कितने हो जाएंगे 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 आयन में कितने हो जाएंगे 24, अरे 8 गुना ना। सोच मेरे, एक आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 आयन होते वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते 16, अगर 3 आयन होते तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते 24, तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आयनों की संख्या की 8 गुना होगी ना, अरे पक्का ना। तो मेरे बेटा 5.4 ग्राम में इतने आयंस हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 गुना, क्योंकि एक आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 आयन में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आयन की संख्या की 8 गुना होगी ना। तो ये 0.2 Na, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके 8 गुना, अरे बोलो ना। तो यस, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे बेटा, 8 दूनी 16, पॉइंट इधर आ जाएगा डेसिमल, तो लो जी लो, है ना, 1.6 Na, 1.6 मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ईमानदारी से बोल, समझ में आया नहीं आया, सच्ची बोल। कोई भी वजन दिया हो आयन का, तो वही एटॉमिक मास के फंडे से नंबर ऑफ आयन निकाल लो, और देखो एक आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक आयन में भाई 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 आयन में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 आयन में 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 आयन में 32, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आयन की संख्या इस वाले केस में 8 गुना हो जाएगी, क्योंकि एक आयन में 8 इलेक्ट्रॉन। पक्का क्लियर हो गया, कर लोगे ना, ऐसी नाइट्राइड आयन आ जाए, कोई भी आ जाएगा, कर लोगे ना, बहुत 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 बढ़िया, ठीक है। तो मेरे बच्चे सीख, बस ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन निकालने या डालने से एटॉमिक मास कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो क्लियर, ये भी आ गया मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में, बहुत 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 बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक बेटा एक मजेदार सी चीज मैं आप लोगों को कराता हूँ, बहुत ध्यान से देख, ठीक है, देखोगे बहुत बढ़िया। तो चलो मैं आपको कराता हूँ। अब मैं एक बहुत मजेदार कंसेप्ट आपको मजा आ जाएगा मेरे बेटे, ठीक है, करें। मैंने आपको एक रीजन दिया था क्लास की शुरुआत में कि भाई कार्बन को ही क्यों एटम्स का वजन निकालने के लिए स्टैंडर्ड माना। मैंने बोला था कि भाई क्योंकि दुनिया के किसी भी एलिमेंट के वजन को जब कार्बन के वजन से 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम के वजन से कंपेयर कर रहे थे, तो हम देख रहे थे होल नंबर मल्टीपल आ रहा था, जो कि याद रखना आसान है, इसीलिए हमने कार्बन को स्टैंडर्ड लिया था, ये बताया था ना मैंने। अब तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ी दुविधा और बहुत बड़े तुम्हारे अंदर मिसकंसेप्शन रहता है, आज उसको मैं दूर कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, मजा आने वाला है बेटा अगले 10 मिनट, ठीक है। अरे सुनो मेरे बेटा, अब आपको पता है, आपको बचपन से आपने पढ़ा
किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो कैसे निकालते हैं मेरे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पक्का ना? पक्का ना? ऐसे ही निकालते हैं ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपने क्लोरीन देखा है मेरे बेटा? क्लोरीन, यस क्लोरीन देखा है ना आपने? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी बोलो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर होता है 17। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। एटॉमिक मास कितना याद कराया गया है? 35.5 AMU। 35.5 AMU। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हमें 35.5 AMU याद कराया। तो आपके मन में दो दुविधा, पहली दुविधा तो यही, सर आपने तो बोला था कि 1/12 इंटू वेट ऑफ वन कार्बन एटम को स्टैंडर्ड इसलिए माना गया कि दुनिया के किसी भी एटम को वजन कंपेयर करते हैं तो होल नंबर मल्टीपल आता है। सर यहाँ तो फ्रैक्शनल मल्टीपल आ रहा है सर। सर ये क्या पंगा है? आता हूँ, वो सही है मेरा रीजन, यहाँ पे कुछ पंगा है वो समझाऊं। दूसरा पंगा और आपके मन में बचपन से आता होगा, तो मैं बताता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक मास जब याद करवाया गया है आपको 35.5, बिल्कुल मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। एटॉमिक नंबर याद कराया गया 17, तो 17 प्रोटॉन होते हैं क्लोरीन के एटम में। तो मेरे बेटा इस हिसाब से न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? 35.5 में से 17 घटा दो तो मेरे बेटा 18.5 आ जाएगा। न्यूट्रॉन 18.5, मतलब एक क्लोरीन के एटम में 18.5 न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन आधा कट के पड़ा होता है क्या? अरे नहीं भैया, फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब न्यूट्रॉन तो आधा हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारे मन में डाउट, सर ये क्या बकवास हो गया, सर ये कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सर आधा न्यूट्रॉन थोड़ी कट के पड़ा होगा क्लोरीन के एक एटम में, तो फिर ये 18.5 न्यूट्रॉन कैसे आ गए? तो मैं बताता हूँ पंगा क्या है, पंगा समझो। सुन बेटा, आज आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, बस ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को। दुनिया में क्लोरीन का कोई भी एटम ऐसा होता ही नहीं है जिसका एटॉमिक मास 35.5 आता हो। हाँ, अरे नहीं होता, दुनिया में कोई एटम है ही नहीं क्लोरीन का ऐसा जिसका मास 35.5 AMU। फिर सर ये कैसे आया? चल बताता हूँ। आपने मेरे बेटा बचपन से एक चीज सुनी होगी, आइसोटोप। सुना है ना आइसोटोप? सुना है ना आइसोटोप? क्या होता है मेरे बेटा आइसोटोप? अरे एक ही एलिमेंट के, देखा गया है प्रकृति में, एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा प्रकार के एटम पाए जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट। ठीक है, देखा गया है कई एलिमेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि उनके ऐसे हर एलिमेंट के कई प्रकार के एटम पाए जा सकते हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट एटॉमिक, जैसे कि क्लोरीन के जो दुनिया में जो एटम पाए गए ना मेरे बेटा, तो सुन ले, एक तो देखा गया है जिसका एटॉमिक मास 35 AMU आता है, और एक क्लोरीन का एटम ऐसा देखा गया है जिसका एटॉमिक मास 37 AMU आता है। यस, ऐसा तो कोई एटम ही नहीं है क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। तो फिर कैसे आया? अब वही तो बताने जा रहा हूं, ठीक है। दुनिया में क्लोरीन के दो प्रकार के एटम पाए जाते हैं, एक ऐसा, बेटा दोनों को क्लोरीन इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17, इसका भी एटॉमिक नंबर 17, बट एक ऐसा एटम होता है दुनिया में जिसका एटॉमिक मास 35 AMU और एक का 37 AMU। क्लियर है भाई? तो ठीक है सर। और देखा गया, और एक चीज होती है बेटा, परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस। परसेंटेज, अब सर ये क्या है? अरे हिंदी में समझो ना, प्रतिशत प्राकृतिक उपलब्धता। क्या है मेरे बेटा? प्रतिशत प्राकृतिक उपलब्धता, मतलब नेचर में कितना उपलब्ध है, कितना परसेंट है कौन। तो बेटा देखा गया है दुनिया में जितने भी क्लोरीन के एटम पाए जाते हैं, जितना भी क्लोरीन पाया जाता है उसका 75% मेरे बेटा ये वाला एटम पाया जाता है। दुनिया में जितना भी क्लोरीन है उसका 75% मेरे बेटा ये Cl35 वाला एटम पाया जाता है, ठीक है। और दुनिया में जितना भी क्लोरीन है उसका 25% ये वाला एटम होता है मेरे बेटा। पक्का? पक्का? ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ। अगर आप बोलोगे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35, तो आप इसके साथ अन्याय करोगे, अरे ये भी तो क्लोरीन है। अगर आप बोलते हो क्लोरीन का एटॉमिक मास 37 AMU, तो इसके साथ अन्याय करोगे, ये भी तो क्लोरीन है। तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते,
हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। ऐसे केसेस में जब आइसोटोप्स होते हैं तो हम एवरेज एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं मेरे बेटा, क्योंकि देख क्लोरीन ये भी है ये भी है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 होगा या 37 होगा, ना। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इन्वॉल्व करते हुए एवरेज निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, अब बहुत बहुत ध्यान से समझ, मजा आ जाएगा आपको। करा दूं मेरे बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगले पेज में कराता हूं, अच्छे से समझा समझा के कराता हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है भाई। अभी हमने देखा क्लोरीन के दो प्रकार के एटम है प्रकृति में। एक ऐसा क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35 AMU आता है, ऐसा बेटा जिसका एटॉमिक मास 37 AMU आता है। पक्का? हाँ, प्रकृति में देखा गया है ये 75% है, जितने भी क्लोरीन है सब में से, है ना। और ये मेरे बेटा ये 25% है प्रकृति के अंदर, ठीक है। पक्का? अब देखो हम एवरेज कैसे निकाल, सुनना पड़े ध्यान से। मान लो ना दुनिया में क्लोरीन के 100 ही एटम है, मान लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मान लो दुनिया में क्लोरीन के 100 एटम है, ठीक है। तो लेट 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन, लेट 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन इन दुनिया। मान लो दुनिया में क्लोरीन के 100 ही एटम है बेटा, दुनिया ठीक है। हाँ, तो दुनिया में क्लोरीन के 100 ही एटम है, मान लिया हमने। तो उन 100 में से टोटल एटम है बेटा 100, तो 75 एटम फिर ये वाले होंगे ना, क्योंकि ये 75% पाया जाता है, और 25 एटम ये वाले होंगे। बहुत बढ़िया। तो अगर हम ऐसा मान लें तो हमें पता है Cl35 के 75 एटम होंगे। अगर दुनिया में 100 ही एटम है क्लोरीन के तो 75 एटम होंगे Cl35 के। Cl37 के कितने हो जाएंगे, इसके 25 एटम। कोई दिक्कत मेरे शेरों को यहां तक नहीं। अब हम क्या करते हैं, इन क्लोरीन के ना टोटल 100 एटम का वजन निकाल, क्लोरीन के टोटल 100 एटम का वजन निकाल। अब वो कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देखें, ठीक है ना। टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब वो कैसे निकालेंगे, सुनो 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 बेटा। उन 100 क्लोरीन के टोटल एटम में 75 एटम ये वाले होंगे ना, तो इसके 75 एटम्स का वजन प्लस इसके 25 एटम का वजन, तो 100 एटम का वजन आ जाए। इसके एक एटम का वजन होता है 35 AMU, 75 एटम का वजन हो जाएगा 75 इंटू 35 AMU। अरे सच्ची बोलो ना। और दुनिया के 100 एटम में 25 एटम इसके हैं, इसके 25 एटम का वजन निकालो। एक एटम का वजन 37 AMU, तो 25 एटम का वजन कितना हो जाएगा, 25 इंटू 37 AMU। अरे जल्दी बोलो, समझ में आया भाई। कुल 100 एटमों में 75 एटम इसके थे, 25 एटम इसके हैं, क्योंकि परसेंटेज दी हुई है हमको। पक्का ना बेटा? तो इसके 75 एटम का वजन निकाल लिया। एक एटम का वजन 35 AMU, तो 75 एटम का वजन 75 इंटू 35 AMU। एक एटम का वजन 37 AMU, तो इसके 25 एटम है, तो 25 एटम का वजन 25 इंटू 37 AMU। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा 100 एटम का टोटल वजन जब आप कैलकुलेट करोगे मेरे बेटा, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेना बेशक कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा 3550 AMU। करके देख लो अभी क्या, अभी कैलकुलेटर से बेशक बेटा। इसको अगर करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो और फिर सम कर देना, तो बेटा 3550 आ जाएगा। तो 100 क्लोरीन के एटम्स का वजन, ठीक है ना, वेट ऑफ 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन मेरे बेटा 3550 आ गया। अब जब 100 एटम का वजन इतना है, तो मेरे बेटा वेट ऑफ 1 एटम कितना होगा, वेट ऑफ 1, फिर से यूनिटरी मेथड। 100 एटम का वजन इतना, तो एक एटम का वजन कितना, 3550 बाय क्या, 100 इंटू 1। अरे इतने AMU एक एटम का वजन, एक जीरो से एक जीरो, एक 10 और है नीचे, तो 35.5। तो कहां से आया मेरे बेटा, समझ में आया? अरे झूठ ना बोल। और आज के बाद ध्यान रख, जिनका भी एटॉमिक मास आपको फ्रैक्शन में याद करवाया गया है ना, जा वो एवरेज एटॉमिक, उस एलिमेंट के आइसोटोप रहे होंगे तो उससे एवरेज निकाला। क्योंकि इंडिविजुअल एटम्स का तो जब हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, होल नंबर मल्टी। पक्का 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 समझ में आ गया? देखो फिर से रिपीट कर देते, जब भी किसी एलिमेंट के आइसोटोप दिए हो, परसेंटेज एबंडेंस दी हो, तो मान लो दुनिया में
100 एटम है उसके, तो परसेंटेज से पता लग जाएगा। अगर टोटल 100 एटम है तो इसके 75 एटम, इसके 25 एटम, पक्का। इन 100 एटम का टोटल वजन निकाल लो। इसके एक एटम का वजन 35 AMU, 75 एटम का वजन 75 इंटू 35, इसके एक एटम का वजन 37 AMU, तो 25 एटम का वजन 25 इंटू 37, तो 100 एटम का कुल वजन आ गया। तो एवरेज एवरेज एक एटम के वजन कितना होगा, निकल गया। इसी को बोलते हैं एवरेज एटॉमिक वेट, और ये तभी निकलता है जब किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स हों। एवरेज एटॉमिक वेट तभी आ गया मेरे शेरों, झूठ ना मेरे प्यारे, आ गया मेरे भाई। बहुत 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 बढ़िया, शाबाश। अब एक काम करते हैं, अब इसी पर नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ है बोलो दे दूं, अभी आया जस्ट थोड़े दिन पहले ही, थोड़े 2-4 साल पहले ही आया, दे दूं बोलो, आर यू रेडी गाइज? चलो पक्का, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। अब मैं आप लोगों को अगला क्वेश्चन देता हूं जो नीट पर आया हुआ है इसी के बेसिस, ठीक है। चलो ये रहा आपके सामने बेटा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देंगे सारे बच्चे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी करो, आपको करने का टाइम दे रहा हूं मैं थोड़ा सा, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, करो जल्दी से, आंसर चाहिए मुझे। पानी पी लेता हूं इतने में, जल्दी से आंसर निकालो। आया मेरे बच्चों? चलो मैं कराता हूं, अब ध्यान से देखना मेरे बेटा। ये कह रहा है बोरोन एग्जिस्ट एज 2 आइसोटोप्स B10 एंड B11, ओके, एंड परसेंटेज नेचुरल एबंडेंस ऑफ B10 इज 20%। मतलब B10 का मतलब 2 आइसोटोप है बेटा, बहुत ध्यान से देख लो, एक है B10 और एक है मेरे बेटा B11। मतलब इस वाले एटम का वजन होगा 10 AMU, इसका वजन होगा 11 AMU। परसेंटेज एबंडेंस भी दी हुई है। अगर मैं मान लूं, फिर से देखो क्या करते हैं, दुनिया में मान लो ना 100 एटम ही है, अगर मैं मान लूं दुनिया में बोरोन के 100 एटम ही है बेटा, ये 20% है B10, देखो ना B10 कितना है, B10 20% है। तो दुनिया में बोरोन के 100 ही एटम है तो B10 के उसमें से 20 एटम होंगे, तो रेस्ट कौन से होंगे, 80 एटम। 80 एटम ये B11 वाले हो जाएंगे मेरे। अरे बोलो ना, ये टोटल 100 एटम माने, तो ये दिया हुआ है 20% है, तो 100 में से 20 ही होंगे, तो ये 80 होंगे, ऑब्वियस है। अब अगला काम क्या करते हैं, 100 एटम का टोटल वजन निकाल लो, ठीक है ना। तो मेरे बेटा टोटल वेट ऑफ 100 एटम, टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स निकालो, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मेरे बेटा, इसके 20 एटम है, एक एटम का वजन 10 AMU, 20 एटम का वजन कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 20 इंटू 10 AMU, पक्का। एक एटम का वजन 11 AMU, तो 80 एटम का वजन कितना होगा, 80 इंटू 11 AMU। लो जी 100 एटम का कुल वजन आ गया, नहीं आ गया? जब 100 एटम का वजन इतना, अब इसको तुम करके देख लेना, ये 1080 आएगा देखो मुझे इसका पता है, तो तुम लोग कैलकुलेशन करके देखो अभी। अरे 200 और ये क्या 880, 200 और 880 कितना हो गया, कितना हो गया, 1080, 1080 आया, बोलो ना 1080 आया, पक्का। मैं 1180 गलत बोल, 1080 आ गया। हाँ, तो मेरे बेटा टोटल वेट ऑफ 100 एटम्स, ठीक है ना, तो वेट ऑफ 100 एटम्स, बोरोन के 100 एटम्स का वजन कितना आया मेरे बेटा, 1080 आएगा, करके देख लेना, पक्का। 100 एटम का वजन 1080 है, तो एवरेज एक एटम का वजन कितना होएगा, एवरेज एक एटम का वजन कितना होगा, 1080 बाय 100। अरे बोलो ना, हाँ अब इसको कर लो, 108 बाय 10, 10.8 AMU होगा। ईमानदारी से कर लोगे, नहीं कर लोगे? जब भी एवरेज एटॉमिक मेरे बेटा ये पक्का कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? क्लियर हुआ? अब मेरे बेटा तो देखो आज तुम कितनी सारी चीजें, आपको किसी भी एलिमेंट का वजन दिया हो तो आप बता सकते हो कितने नंबर ऑफ एटम है, किसी भी एलिमेंट का वजन दिया हो तो आप बता सकते हो कितने मोल हैं उसके, कितने मोल एटम्स हैं, है कि नहीं, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। उसके अलावा आपको कभी भी कोई आइसोटोप दिए हो तो बेटा एवरेज एटॉमिक वेट, यही तरीका होता है। 100 एटम मानो, परसेंटेज से पता है ये इतना होगा, ये इतना होगा,
टोटल 100 एटम का वजन निकालो, 100 एटम का वजन इतना, एक का एवरेज, एक एटम का एवरेज वजन इतना, इसी को बोलते हैं एवरेज। आ गया समझ? ठीक है, तो चलो अब हम लोग सुनो, जो डीपीपी मिलेगा वो करना जरूर है। अब देखो ये क्वेश्चन है बेटा आपके साथ, इसको करो, लास्ट क्वेश्चन है, बस आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद फिर बाय बाय करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, आज डीपीपी करना बेटा, जो हो अच्छा है। देखो एकदम से सारे होने अगर बेटा आप मान लो 15 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप 5 भी कर पा रहे हो, शुरू में 7 भी कर पा रहे हो, इट मींस यू आर एट द राइट ट्रैक। पहली क्लास है, पहला दिन है, न्यूमेरिकल में ना कभी जादू नहीं होता है, पहले दिन से ही आप मतलब कर लेते। ये थोड़ा सा टाइम बाउंड प्रोसेस होता है, पहले दिन 7 क्वेश्चन लगे रहेंगे, अगले हफ्ते 9 क्वेश्चन, फिर ज्यादा नहीं, विद इन 1 मंथ यू विल अटेन दैट परफेक्शन। बट हाँ लगे रहना है, न्यूमेरिकल ना हो कोई दिक्कत नहीं, डाउट सेशन यार इतना सारा सपोर्ट तो है ना, आप डाउट पूछो, आपको वहां पे डिस्कस करूंगा, है ना। तो चलो इसका आंसर दो, आपके सामने ये क्वेश्चन, कार्बन अकर इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ C12 एंड C13, C12 और C13 का मिक्सचर, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ओहो ये थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, परसेंटेज एबंडेंस पूछ रहा है। अभी तक क्या किया था हमने, परसेंटेज एबंडेंस दी होती थी, एवरेज एटॉमिक मास निकाल, चलो हो जाएगा, ये भी बड़ा आसान है भाई। कार्बन के 2 आइसोटोप हैं, देख लो ध्यान से, कार्बन 12 एंड कार्बन 13, बहुत बढ़िया। हमें नहीं पता कौन कितना परसेंट है, मान लो ना भाई एवरेज एटॉमिक मास का फंडा है, तो उसमें क्या करना है, उसमें तो एक ही चीज करी जाती है, क्या, ये क्यों, चलो ठीक है फिर से मिटा देता हूँ। तो सुनो मेरे बेटा, आपका C13 पक्का, तो भाई जब भी एवरेज एटॉमिक मास का कोई फंडा है, मान लो ना दुनिया में 100 ही एटम है, मान लिया कार्बन के दुनिया में 100 एटम है पक्का, बट अब हमें यहाँ परसेंटेज नहीं पता कि ये कितना है, ये कितना है, अरे वही तो निकालना है, C12 का परसेंटेज निकालना है, X परसेंट, C12 मान लो X परसेंटेज, मतलब X प्रति 100, मतलब अगर दुनिया में 100 एटम है तो मेरे बेटा इसके X एटम होंगे ना, अगर ये X परसेंट है तो, हाँ हमें पता नहीं था परसेंटेज निकालनी है, तो मान लिया ना कार्बन 12 X परसेंटेज, ठीक है। तो अगर दुनिया में हम 100 एटम मान लें कार्बन के, तो C12 के फिर X एटम, अगर 100 में से X एटम इसके होंगे तो C13 के कितने एटम होंगे, जल्दी बोलो, 100 माइनस X एटम, बहुत बढ़िया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई, टोटल 100 एटम है, इसके X एटम है, तो ऑब्वियस है C13 के 100 माइनस X एटम, बहुत बढ़िया। अब एवरेज एटॉमिक निकालते हैं, इन 100 एटम का वजन निकालो, आओ इन 100 एटम का वजन निकालो, कैसे निकालेंगे, 100 में से इसके X एटम है, तो इसके X एटम का वजन निकालो, एक एटम का वजन 12 AMU, तो X एटम का वजन कितना होगा, 12X AMU, पक्का, बहुत बढ़िया। इसके एक एटम का वजन 13 AMU, तो 100 माइनस X एटम का वजन कितना होगा, जल्दी बोलो, 13 इंटू 100 माइनस X AMU, लो जी ये 100 एटम का वजन हो गया ना, बोलो ना यार, ये मैंने मान लिया था, मुझे परसेंटेज नहीं पता थी, मान लिया ना, C12 भी X% इन नेचर, पक्का, मतलब 100 में से X एटम इसके, अगर इसके X है 100 माइनस X हो जाएंगे, यस। अब मैंने क्या किया, 100 एटम का वजन निकाल लिया, 100 में से इसके X एटम है, एक एटम का वजन 12 AMU, तो X एटम का वजन 12X AMU, इसके एक एटम का वजन 13 AMU, 100 माइनस X एटम का वजन 13 इंटू 100, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, ये 100 एटम का वजन है, एक का एवरेज कितना, 100 से डिवाइड कर दो, अरे ये 100 एटम का वजन था ना, तो एक का कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दो, तो ये एक एटम का वजन आ गया मेरे बेटा, पक्का। और एक एटम का एवरेज क्या हुआ है ना, एवरेज एटॉमिक वेट 12.011, अरे बोलो दिया हुआ है ना बेटा, पक्का, आसान था बिल्कुल, हो गया। अब कैसे करेंगे, 100 को इधर ले जाओ, तो मेरे बेटा ये हो जाएगा 1201.1, क्योंकि 2 डेसिमल, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 12x प्लस 1300 माइनस 13x, अरे खोल दिया ना, हाँ। अब सुन लो मेरे बेटा, इसको इधर ले आओ, है ना, इसको इधर ले जाओ, तो 1201.1 में से 1300 माइनस करो, ठीक है ना, करें,
बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चे, ठीक है। तो 1201.1 में से माइनस करेंगे अपन 1300, तो माइनस 98.9। अरे इसको इधर ले आया मैं 1300 को, तो ये माइनस का हो गया ना, तो वो बड़ा है तो माइनस का साइन कैरी होगा, माइनस 98.9। और इधर 12x माइनस 13x, तो बेटा माइनस 13 बड़ा है, तो बेटा 12 में से 13 गया है ना, तो मेरे बच्चे एक बच गया, माइनस का x बच गया, ठीक है एक्स ना। हाँ तो माइनस से आ गया, x कितना आया, 98.9। ईमानदारी से बोलो क्या होगा राइट आंसर, बी। ईमानदारी से बोलो समझ में आया नहीं आया। अरे मेरे बेटा जब भी आपको क्वेश्चन आए एवरेज एटॉमिक मास, यही एक बेसिक फंडा है। मान लो दुनिया में 100 एटम है, ठीक है ना, तो परसेंटेज से पता लग जाएगा इसके इतने एटम, इसके इतने एटम। परसेंटेज ना दी हो तो मान ले एक का x परसेंटेज है, दूसरे का 100 माइनस x हो जाएगा। तो एटम का वजन निकालो, 100 से डिवाइड करो तो एक का एवरेज आ जाएगा, इधर एवरेज दिया हुआ था। ईमानदारी से बोल एवरेज एटॉमिक वेट। सच्ची बोलो बेटा आज की क्लास में हम जो भी सीखे मजा आया नहीं आया, एक बार मैं सारा समराइज कर दूं विद इन 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर में पूरा का पूरा। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज हमने क्या, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री मैटर की, मैटर किसका बना हुआ है, मैटर एटम का। तो अगर केमिस्ट्री को पढ़ना है तो पहले एटम को पढ़ना पड़ेगा, एटम के बारे में सब कुछ जानना होगा, एटम की सारी प्रॉपर्टी जाननी होगी, जैसे कि एटम का वेट, एटम का साइज। तो चलो आओ सबसे पहले हमने एटॉमिक वेट निकाला। एटॉमिक वेट निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड मानना पड़ा, और एटम का वजन निकालने का स्टैंडर्ड क्या है, 1 AMU। व्हाट इज 1 AMU, 1/12 इंटू वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। दुनिया में जितने भी तुम्हें एटॉमिक वेट याद रख कराए गए ना, वो उसी के रेस्पेक्ट में याद कराएगा, पक्का। उसके बाद फिर हमने एक बहुत शानदार चीज हमने प्रूव करी थी, अगर दुनिया में किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम का वजन AMU में लिखा है, अगर एटॉमिक मास AMU में लिखा है तो वो उसके एक एटम का, बट उसी के एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिख दोगे तो वो एक एटम का वजन नहीं है, एक मोल एटम्स का वजन है। और एक मोल का मतलब होता है 6 × 10⁻23। उसी को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं या Na से दिखा देते हैं, पक्का पक्का पक्का। उसके बेसिस पर हमने न्यूमेरिकल सीखा। उसके बाद फिर हमने देखा एवरेज एटॉमिक वेट उसी केस में निकलते हैं जब किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 100 एटम मानते हैं। ध्यान रखना दुनिया में किसी का भी अगर आपको एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आ रहा हो, क्या ना वो एवरेज एटॉमिक मास। ईमानदारी से बोलो मेरे बेटे समझ में आया नहीं आया। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, तो बेटा ऐसे ही लगे रहो, रेगुलर अटेंड करना है ना। कल बेटा जरूर करना, आज तो देखो थोड़ा टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से हो सकता है फ्लो टूटा, आपको मजा नहीं आया होगा, हो सकता है बेटा, बट आगे से वो टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे, काफी यहाँ पे उन्होंने किया है इसको, है ना। तो अब बिल्कुल कोई फ्लो नहीं टूटेगा, मस्त वाला पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, दो क्वेश्चन बने। आज तुम डीपीपी इस लेक्चर को अच्छे से देखने के बाद आज डीपीपी करना, जो भी डीपीपी मिला है बेटा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ना हो परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपके लगे रहना है, हिम्मत नहीं हार, क्योंकि मेरे बेटा हिम्मत ना हारने वालों की ही जीत होती है, ठीक है। तो चलो इसके साथ बेटा आज का ये एंड करते हैं। देखो मैंने फिर से रिकॉर्डिंग कर दी थी आपकी, ताकि उसमें पहले सुबह मॉर्निंग में फ्लो टूटा हुआ था, आपका फ्लो ना टूटे, एक एक चीज आप सीखें, तो भी मैंने आपको कर दिया है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ मैं आपको कुछ होमवर्क है, ये क्वेश्चन है बेटा होमवर्क, इसको करके आना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करके आना है मेरे बच्चों को, पक्का। हाँ कल मिलते हैं फिर से 11 बजे, ठीक है। और टिल देन ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। ये सफेद कोट पहन के ही छोड़ेंगे बेटा, छोड़ना नहीं है इसको। टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, कल मिलते हैं।